अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं फिर से हाजिर खिदमत हूँ वेलुता का 4th एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है राबिया खान। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अब तक 4th एपिसोड ही आए हैं, और ये एक ऑनगोइंग नॉवल है। तो राइटर हर 15 दिन पर एपिसोड अपलोड करती हैं। तो जैसे ही राइटर अपलोड करेंगी तो मैं भी अपलोड कर दूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आप एपिसोड की जानिब। एमन गुस्से से बकता झकता वहां से जा चुका था। सड़क से वापस आते हुए वो अब फोन निगाहों के सामने किए। उस पर कोई नंबर डायल कर रहा था। उसकी कार सड़क के खासे सुनसान हिस्से में पार्क थी। वो आगे बढ़ आया, फिर अगले निश्चित का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा। फोन को चंद पल देखता रहा। डायलर में किसी का नंबर डायल था, बस एक क्लिक की दूरी पर था राब्ता। उसने अगले ही पल बटन दबाया और फिर फोन कान से लगाए दूसरी जानिब की जाती घंटी सुनने गया। अगले ही पल तेजी से फोन उठा लिया गया था। अरब भाई। उसका नंबर प्राइवेट था और उठाने वाला उसकी पहचान रखता था, इसलिए फोन उठाकर छुटते ही उसका नाम लिया था। यामीन। उसने नाम लिया। आगे वाला जैसे बेसाख्ता ही अपने सारे काम छोड़े सीधा हो बैठा था। उसे उस नाम से सिर्फ अरब पुकारा करता था। 3 साल बाद अरब की आवाज सुनकर दूसरी जानिब मौजूद यामीन चौकन्ना हो चुका था। सलातीन खटक के अगली कॉन्फ्रेंस कब है, उसने इस्तफसार किया। उसकी आवाज़ भारी थी और जब वो बोलता था तो लहजा धीमा हुआ करता था। अगले जानिब चंद पल खामोशी छाई रही, फिर उसकी आवाज़ एयरपीस में उभरी। ऐसे फोन पर बात करना खतरनाक हो सकता है, आप मुलाकात का कोई वक्त तय कर लें। मोहताज सा कहा। आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, लेकिन कार में मोहिब खामोशी होने के बाद उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। ओके। और ये ठक। अगले ही पल फोन काट दिया गया था। अगरचे नंबर प्राइवेट था, लेकिन फिर भी कोई बदएहतियाती उन्हें किसी मुश्किल में डाल सकती थी। उसे जेल से निकले 1 दिन भी नहीं हुआ था, सो ऐसी कोताही की बाबत सोचना तक गुनाह था। उसने अगले ही पल चाबी एग्निशन में घुमाई और फिर किसी माहिर ड्राइवर की मानिंद उस छोटी सी मुश्किल जगह से गाड़ी बहुत आराम से घुमाकर निकाला लाया था। डीप पॉकेट्स का राइट हैंड होने के लिए जितनी स्किल्स उसे दरकार थी, वो उन तमाम स्किल्स से बहरोमंद था। मंजी हुई शूटिंग स्किल्स, चाकू या इस जैसे किसी भी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल, रस्सी, जंजीर, गाड़ियों की मरम्मत के आलाजात। गर्ज ये कि उसे हर शे को अपना हथियार बनाने में महारत हासिल थी। हथियार अगर मुयस्सर ना भी होता, तब भी उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करके गहरी जहन्नुमा कोठरियों में भी जिंदा रहना आता था। स्टीयरिंग घुमाते हुए उसका चेहरा सपाट था और आंखों से हर जज्बा मफकूद था। वो एक तवील अरसा तक मालिक के लिए काम करता रहा था। उसके लिए हर मामले में माउन साबित हुआ था और उसे कभी भी घाटे के सौदे के साथ नबरदाज़ न होने दिया था। जज्बाती वाबस्तगी से वो दूर भागता था। उसे लोगों के साथ जज्बाती वाबस्तगी खौफजदा करती थी, लेकिन हकीकत ये भी थी कि वो कुछ बुरा अपनी निगाहों के सामने होता देखकर आंखें बंद करने का मतमी नहीं रहा था। उसे गलत बात पर आगे वाले के चेहरे पर थप्पड़ रख कर दे मारने की आदत थी, और यही आदत थी जो मालिक को कई अरसे तक महफूज रखने में कारामद साबित हुई थी। मालिक का माफिया कारोबार बाकी अंडरवर्ल्ड के तमाम कारोबारी मामलात से मुख्तलिफ था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग्स, ऑर्गन ट्रैफिकिंग और कत्लो गारतगरी से दूर रहने वाला जरा सियासी आदमी वाक़ हुआ था। उसके काम का एक बड़ा हिस्सा असर व रसूख रखने वाले तंजीमों को प्रोटेक्शन देने का अमल सरा अंजाम दिया करता था। उनके बुनियादी फंड्स भी इसी तरह जनरेट हुआ करते थे। मालिक की माली हैसियत दुनिया की बड़ी माली हैसियत रखने वालों में से शामिल थी। वो इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने जैसे किसी भी काम का बराह रास्त हिस्सा नहीं रहा था। वो कम्युनिकेशन और बातचीत से काम करने वाला इंसान था। अंडरवर्ल्ड में ऐसा इंसान दूसरे कारोबारी अशखास के लिए एक चलता फिरता वार्निंग साइन होता है। वो कवि तंजीमों को उन्हीं से तो हिफाजत की कारकर्दगी सर अंजाम दिया करता था, लेकिन उससे एक चूक हो गई थी। उसने अपनी सिक्योरिटी माफिया को लीगलाइज करने की कोशिश की थी। उसने इस सारे प्रोसेस में उन अवाइल पर अंधा भरोसा किया था जिन पर अंधा भरोसा करने से अरब ने उसे बास रहने की तलकीन दी थी। सियासी जमातें हो, ताजिर बरादरी हो या अंडरवर्ल्ड माफिया, सब अंदर ही अंदर इस बात को तहे दिल से मानते थे कि मालिक का काम लीगलाइज होना उनके मामलात को किस कदर बुरी तरह मुतासिर कर सकता था। ऐसा होना न सिर्फ सिस्टम के मुनाफी था, बल्कि उन सब पार्टनर के लिए भी बहुत हद तक मुज़र था। वो उसे कामयाब नहीं होने दे सकते थे, किसी भी तौर पर नहीं। उसकी कामयाबी का मतलब था
उनकी तिजारती और सफारती हैसियत का स्टेप पर आना उनकी हैसियत का मालिक के मुकाबले में सिफरदाना जो वो हरगिज भी कबूल करने की पोजीशन में नहीं थे। मालिक एक ऐसा कारोबारी ब्लॉग बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था जिसका वजूद बहुत सी गोतों के लिए सीधा सीधा खसारा था। अरब ये बात जानता था और वो कई बार मालिक को इस फैसले की हसास नौयत का एहसास दबे अल्फाज में दिला चुका था, लेकिन मालिक ने उसकी बात पर कान नहीं धरे और फिर वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी एक जगह रुक चुकी थी। ये पोश इलाका था और इसकी सड़कें नशिस्त में जाती थी। दूर लगे स्ट्रीट बल्ब में सड़क का बहुत सा हिस्सा वाज़ेह था और कुछ रात की स्याही में अंधेरा मालूम होता था। वो कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल आया, फिर 90 तुले कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। इस पोश इलाके में मालिक के कई फ्लैट्स थे, जिनमें से कुछ की मिल्कियत उसके पास थी, जो खतीर रकम मालिक ने वर्कर्स के लिए मुख्तस कर रखी थी। उसका एक भारी मुआवजा उसके हिस्से में भी आया था। अगरचे उसे ये दौलत नहीं चाहिए थी, उसके पास पैसे कमाने के हजारों कानूनी और गैर कानूनी तरीके मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी उसे मालिक का उसके लिए आखिरी तोहफा समझकर रख लेने पर मजबूर था। ये असासात जात मालिक ने उसके इल्म में लाए बगैर उसके लिए जमा कर रखे थे। अगर उसे इस सारी बैक स्टोरी की भनक भी पड़ जाती तो वो उन्हें लेने से इनकार करने में एक लम्हा न लगा था। वो आगे बढ़ आया था, जेब थपथपाई और फिर उसने फ्लैट की चाबी बरामद की। दरवाज़ा खोलकर बिना चाप पैदा किए अंदर आया। आंखों ने बर्क रफ्तारी से अतराफ का जायजा लिया, फिर उसी तरह बत्ती जलाए बगैर आगे बढ़ आया। दाखिली राहदारी, लाउंज, मास्टर बेडरूम, अंग्रेजी तर्ज का बना ओपन किचन, हर शय अपनी जगह जामिद थी। सोफे पर सफ़ेद कवर्स चढ़े थे। फ्लैट में हर जानी मिट्टी की एक दबीज तह जमी थी, जैसे वो कितने ही अच्छे से बन रहा हो। उसने अभी लाइट जलाने के लिए स्विच बोर्ड की जानिब हाथ उठाया ही था कि लम्हे भर को ठहरा। आंखें सुकड़ी, उसकी समझ शार्प थी और हिस्से समा भी। अगले ही पल वो तेजी से पलटा और साइड टेबल पर रखा लैंप खींचा। आने वाले जो भी कोई था वो उससे इतनी फुर्ती की उम्मीद हरगिज नहीं रखे हुए था। उसने लैंप खींचा तो वो तार समेत उसके हाथ में आ गया। अगले ही पल उसने मुकाबिल के सर में पूरी कुव्वत से लैंप दे मारा था। फिर उसे एक जोरदार लात मारी तो वो रगड़ता हुआ पीछे कुर्सियों पर जा गिरा। उसने अगले ही पल पिस्तौल जाने कहां से बरामद करके सामने वाले की थोड़ी तले उसकी ठंडी डाल रखी थी। आने वाला दोनों हाथ उठा चुका था, सांस भी रोक लिया था। अरब ने नीचे झुककर बगौर उसका चेहरा देखा। लॉन्ज में मौजूद शीशे की दीवार पर भारी मखमली पर्दे गिरे थे। इस पर्दे से गिरती एक झुर्री में आने वाले का चेहरा नजर आ रहा था। यामीन, वो चौंका। इतनी मार पड़ गई मुझे, सर दुखा दिया आपने मेरा अरब भाई। उसने दुखता सर पकड़कर कराते हुए कहा था। वो जल्दी से सीधा हुआ, फिर लॉन्च की लाइट ऑन की। सामने यामीन मौजूद था, जो घुटनों के बल बैठा अब अपनी कनपट्टी से बहता खून देख रहा था। फिर उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। ये क्या है, क्या है? उसने उसके जख्म का कतई कोई नोटिस नहीं लिया था। वो अब किचन में खड़ा फ्रिज से झुककर पानी की बोतल निकाल रहा था। फिर लॉन्च में चला आया, पानी की बोतल यूं ही मुंह को लगा ली। ग्लास में डालकर पीने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। वो अब आस्तीन से अपनी कनपट्टी साफ कर रहा था। फिर उसके सामने मौजूद सोफे पर आ बैठा। ऐसे चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? आपने ही कहा था मोहतात रहना है। मुझे लगा कोई आपके फ्लैट में घुस आया है, इसलिए मैं पीछे आया। एक तो आपने मनहूस इतना अंधेरा कर रखा है कि इंसान को अपना हाथ तक नजर न आ सके। मुझे क्या पता था कि इस सिया पेंट कोट में कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। वो बुरा मुंह बनाए मुस्तकिल बोल रहा था और साथ साथ उसे कोस भी रहा था। मजाल है जो अरब के चेहरे पर जरा सा भी मलाल उभरा हो। वो पानी पीकर अब सोफे से पुष्ट टिकाए बैठा था। लॉन्ज में जर्द बत्तियां रोशन थी। मुझे कुछ देर पहले अहमद भाई की कॉल आई थी। उसके कहने पर उसने महज आंखें उठाकर उसे देखा था। वो कह रहे थे कि जोला इब्राहिम को क्रेन के किसी बंदे ने देख लिया है और आपको उस अमर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा ही है? वो अब दिलचस्पी से उसकी जानिब देख रहा था। वो लगभग 19 साल जवान था। उसके कम उम्र नकुश पुरकशिश थे। सियाज़ीन आंखें पूरे दिलजमी से सामने बैठे अरब को तक रही थी। बाल माथे पर बिखरे। वो अपने हुलिये जैसा ही लापरवाह था, लेकिन था बहुत कारामद। जीनियस, राइट हैंड का राइट हैंड। इतनी जल्दी उसने तुम्हें बता भी दिया? इससे भी जल्दी बता दिया था, लेकिन मुझे सुनकर यकीन नहीं आया और इसी यकीन दिलाने के लिए तुम यहाँ चले आए हो। समझकर सर हिलाते हुए कहा तो वो गड़बड़ाया, फिर सर खुजाया। कहीं आप मुझे मामलत की टो लेने वाला जनाना सा मर्द तो नहीं समझ रहे? आंखें छोटी करके जरा मशकूक अंदाज में पूछा था। तुम्हें मर्द समझने के लिए अभी कुछ साल और दरकार हैं। उसकी ठंडी सी चोट पर उसने आंखें घुमाई थी।
फिर अपने बाजू से जरा आस्तीन ऊपर करके उसे कुछ दिखाना चाहा। अरब बस सोफे की पूंछ से टेक लगाए उसे देख रहा था। ये देखें देखें मेरा बाइसेप्स कितना बड़ा हो गया है, फिर भी आप और एमन भाई मुझे प्रॉपर मर्द तस्लीम करने पर राजी नहीं है। उसने कॉलर झटके तो अरब ने बेजारी से थोड़ी खिंचाई। इसके अलावा कोई और निशानी दिखाओ तो माने। सॉरी, लेकिन मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। उसने बेसाख्ता गुलाबी होते रुखसार लिए जल्दी से अपने पैर समेट कर पीछे किए तो अरब धीरे से हंस दिया। उसकी हंसी भी उसी तरह ठहरी हुई थी, भारी और गंभीर। यामिन ने उसे बहुत ऐसे बाद यूं हंसते हुए देखा था। उसकी आंखों में उसके लिए बहुत सी सताइश ऊद आई थी। अरब को महू होकर देखते हुए उसे अंदाजा ही न हो सका था कि वो अब खामोश होकर उसे ही देख रहा था। ऐसा कैसा हो सकता है कि उम्र के साथ साथ आप मजीद हैंडसम होते जाएं? अच्छा, तो तुम तस्लीम कर रहे हो कि मैं पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ? उसने बगैर मुस्कुराए तरनेत पूछा। यामिन ने मासूमियत से सर हिलाते हुए कहा, पहले से ज्यादा हैंडसम, मजबूत और कैरिस्मेटिक हो गए हैं आप। ऐसा क्या था जेल में? मैंने तो एमन भाई से सुन रखा है कि इंतहाई बुरे लोग होते हैं वहाँ। कातिल, रेपिस्ट, चोर, डाकू, अगवाकार। वो मारते पीटते हैं, जहनी मरीज बना देते हैं। मैंने तो सुना है कि जेल में भी क्लास सिस्टम के तहत कैदी रखे जाते हैं। कुछ आका होते हैं और कुछ उनके मातहत। आप कौन से वाले गिरोह में से? आखिर में रुककर एकदम पूछा तो अरब ने आबरू ऊंचे किए। वो बहुत अदम दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। तुम बताओ कौन से गिरोह से ताल्लुक होगा मेरा? उसने सवाल बराए सवाल किया तो यामिन सोच में पड़ गया था। फिर उसकी जिसामत देखी सर से पैर तक। वो जिसके लोग मातहत होते हैं? नहीं। फिर डोंट टेल मी कि आप दूसरे गिरोह से ताल्लुक रखते थे। आपको देखकर तो रूलिंग क्लास वाले उठ जाते होंगे कि सर जी आप बैठे, हम आपकी जी हुजूरियाँ करते हैं। सरकार, जूती कहाँ है आपकी? वो ठीक किए देते हैं। ड्रामे अंदाज में खूब चटकारी लेकर कहा तो अरब ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया, लेकिन जवाब में गलन दाएं से बाएं हिलाई थी। यामिन जरा उलझा। फिर डोंट टेल मी कि उन्होंने आपको किसी गिरोह में रखा ही नहीं, कि आप रूल करने के लिए थोड़े कम और मातहत होने के लिए थोड़े ज्यादा हैं। वो सांप के लहाके लगाकर किसी तरह जवाब बनाना चाहता था, लेकिन अरब की मुसलसल हिलती गर्दन का जवाब कुछ और ही था। अब के उसने हार मानते हुए उसे देखा था। मैं किसी क्लास से ताल्लुक नहीं रखता था, अपने गिरोह में सिर्फ मैं ही था। किसी अकेले इंसान का गिरोह देखा है आपने कभी? उसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। अरब ने सर इस बात में हिलाया था, फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, कोट उतारकर कुर्सी की पुष्ट पर डाला, फिर आस्तीन के बटन खोले, उन्हें पीछे मोड़ा। साथ साथ वो कहता भी जा रहा था, मेरे जैसे लोगों को कैदी न मातहत समझने की गलती करते हैं और न ही रूलर समझने की। उन्हें हमें पहचानने में मुश्किल होती है क्योंकि हमारा कोई गिरोह नहीं होता। इंसान की पहचान उसके गिरोह से होती है, उसके कबीले से होती है। जब कबीला नहीं तो कोई पहचान भी नहीं। जब पहचान नहीं तो एक सनसनाहट सी होती है, एक सही होती है पहचानने की, परखने की कि हम कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो उसी तरह धीमे लहजे में कहता अब गोल टेबल पर रखे पानी की पुरानी बोतलें समेट रहा था। यामिन बस उसे गर्दन उठाकर देखता रहा। उसे रोजमर्रा के आम से काम करते देखना भी किसी आर्ट से कम नहीं था, और वो भी जब उसकी आस्तीन ने पीछे की जाने मुड़ी हुई थी और फोर आर्म्स की नसें वाज़ेह तौर पर दिख रही थी। मुझे लगा था कि आप जेल से बहुत ही कोई दिल शिकस्ता होकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर तो लगता है जैसे आप छुट्टियां मनाकर वापस आए हैं। वैसे आपको पता है, किसी जमाने में मेरे आइडियल रहे थे आप। कभी मैं बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता था। वो एक शदीद बातूनी लड़का था। इस बात का अदराक अरब को बहुत पहले से था। वो किसी भी मौजू को बबल गम की तरह खींचकर लंबा करने में कमाल महारत से लैस था। अच्छा, उसने इसी मसरूफ सा अंदाज में कहा, और अब इरादा बदल लिया? वो अब पानी की बोतलें प्लास्टिक के बड़े शॉपर में डाल रहा था, साथ ही किचन के कैबिनेट खोलकर देखने लगा उसे क्या क्या चीज़ें दरकार थी। उसकी हरकत फुर्ती लिए हुए थी। जी बिल्कुल, मुझे कोई शौक नहीं है जेलों में गंदे कैदियों के साथ सड़ने का और हर दिन मौज से खेलने का। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि आपके नर्व्स आखिर इतने ज़ाबर कैसे हैं। कैसे आप हिम्मत नहीं हारते, पीछे नहीं हटते, और हालत कितने ही कठिन क्यों ना हो, इनका मुकाबला करने से नहीं चुकते। डर नहीं लगता आपको? उसने सिर्फ कंधे उचकाए थे, अंदाज अब भी मसरूफ था। नहीं लगता शायद लगाने की जरूरत नहीं थी। वैसे जैसे आप है ना, इतने बुलंद कामत, आपको देखकर लोग डर जाते होंगे, बल्कि मेरा मानना है कि आपको देखकर आप खुद भी डर जाते होंगे।
अच्छा, अब ये चटर पटर बंद करो और मुझे बताओ कि सलातीन खटक की अगली कॉन्फ्रेंस कब तक मुतवक्का है। उसने पिछली बात का जवाब दिए बगैर सवाल किया था। यामीन माफिया फर्म में काम करने वाले एक वर्कर का बेटा था। वो मालिक की जिम्मेदारी पर वेलफेयर की जानिब से दिए गए फंड्स पर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। मालिक से उसका गहरा रिश्ता रहा था और इसी तो से वो एमन और अरब दोनों को जानता था। अव्वल दिनों में अरब से डरता था, लेकिन वक्त के साथ साथ अरब उसकी काबिलियत का मुतारुफ हो चुका था। इसलिए बहुत से साइबर सिक्योरिटी के काम वो मुतअद्दिद बार यामीन से करवा चुका था। मालिक जो के चाहता था कि यामीन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके फिर ही किसी काम में बाकायदा हिस्सेदार बने, इसलिए उसे छोटे मोटे टास्क के अलावा अरब ने कभी कोई महरिब काम करने के लिए नहीं दिया था। वो उसे कम उम्री में किसी खतरनाक सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। वो अगले महीने मुतवक्का है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? किस मकाम पर? यामिन ने कंधे उचका दिए। वो ला इल्म था। मालूम नहीं, बहुत ज़्यादा खुफिया है, लेकिन इतना पता चल सका है कि अगले महीने कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसने कहकर साथ पड़ी तपाई पर यूं ही हाथ फेरा तो मिट्टी की तह उसके हाथ से हटती चली गई। वो अब दोनों हाथ झाड़ रहा था। फिर अरब की जानिब देखा। उसके चेहरे पर सोच की परछाइयां देखकर उसे तजस्सुस हुआ था। वो किचन स्लेब के साथ लगकर खड़ा था, हाथ सीने पर बांध रखे थे। कहीं आप उनके हेड आउट्स उड़ाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इस सोच को दिल से निकाल दें। उन्होंने जदीद सिक्योरिटी सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है, जिधर आप तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। उसने गोया उसे तलकीन की थी कि लापरवाही से काम ना लिया जाए। मुझे फिलहाल किसी का कुछ भी नहीं उड़ाना है। फिर मुझे बस जानना है कि आखिर चल क्या रहा है। हमारा ब्लॉक के खात्मे के बाद किस जत्थे ने किसकी तायद की है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारे खिलाफ अक़दामात कर चुका है। वो गहरा सांस लेकर कहते हुए फिर से पानी पी रहा था। यामीन ने सर हिलाया, फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। आंखों में चमक थी। क्या आप बदला लेंगे? उसे जैसे इस ख्याल ने ही पुरजोश कर दिया था। अरब ने उसे सोचती आंखों से देखा, फिर उसी तरह से नफी में हिला लिया। नहीं, उसका जोश झाग के मानिंद बैठ गया था। बुरा सा मुंह बनाकर सर झटका। तुम सब मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं जेल से बाहर आते ही किसी हीरो की तरह सब पर ताबड़तोड़ हमले करता फिरूंगा, मालिक का बदला लूंगा, माफिया रिंग का जाम पहिया फिर से चलाऊंगा, या एक एक के गिरेबान को भींचकर उनसे सच उगलवाऊंगा? वो वाकई जानना चाहता था। पहले वर्कर्स, फिर एमन और अब यामीन। यामीन ने खफा निगाहों के साथ उसका वजिया चेहरा देखा था। उसकी लगाई गई तमाम उम्मीदों पर अरब ने बहुत एहतमाम से पानी फेर दिया था। हमें लगा था एडवेंचर होगा, उसी तरह मुंह लटका कर कहा। अंदाज बिल्कुल एमन जैसा मायूस कुन था। इतना एडवेंचर काफी नहीं है क्या भाई? हमें लगा था वेलुथा बाहर आएगा तो मजा आ जाएगा। जी, वेलुथा ना हो गया चिराग से निकला हुआ जिन हो गया कि जिसके बाहर आते ही मजा आ जाएगा। उसने गोया ठंडे लहजे में दाद देना चाहिए थी। यामीन खिलखिला कर हंस दिया। किसी दिन से कम नहीं है आप वैसे। फौरन अपनी जोन में वापस लौटते हुए खुशगवारी से कहा, इतनी तारीफ का शुक्रिया। अब तुम यहाँ से जाने के कितने लोग हैं? उसने इंतहाई शाइस्तगी से पूछा था, लेकिन चेहरे की नक्कुस यूं थे कि कब दफा होंगे आप? मैं मुंतजर हूँ। यामीन ने उसके तासुरात को अच्छे से जांचा, फिर बुरा मुंह बनाए बगैर उठ खड़ा हुआ। माथे तक हाथ ले जाकर मखसूस अंदाज में सलाम किया और फिर जो ही पलट कर जाने लगा था कि लम्हे भर को ठहरा। एक पल के लिए मुड़कर उसका चेहरा देखा। वो उसके ऐसे रुक कर देखने पर उसकी जानी मुतवज्जा हुआ था। फिर दोनों आबरू ऊपर उठाए जैसे पूछ रहा हो, क्या आपको वाकई जोला इब्राहिम को यूं देख लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? आंखों से चंद पल पहले लापरवाही, उजरत, शोखी सब सिमट गया था। वहाँ बस गहरी संजीदगी छाई थी। उन सबको शहरी की बेदर्द मौत अभी भूली नहीं थी कि कज़ा के किसी और लड़की की हिफाजत का यूं खतरात की जद में आना नजरअंदाज किया जाता। अरब नजरें झुकाए अपने जूते की नोक को देख रहा था, फिर सर उठाया। उसे बचाने का मतलब है अपने दुश्मनों के शकूक पर मुहर सब्त करना। फिर मैं उसे उस घर में रहने नहीं दे सकता। मुझे उस लड़की को वहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक खतरा टल नहीं जाता मैं उसे जाने नहीं दे सकूंगा। हालात मुश्किल हो जाएंगे, उस लड़की के लिए भी, उसके घर वालों के लिए भी। तो आप यूं बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ रखकर? अगर उस सारे अरसे में उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो? वो मुतफक्किर लगता था। मासूमियत के साथ नकूश में फिक्र घुली हुई थी। मैंने आतिफ को भेजा है। और वह हैरान होकर अरब को देखने लगा था। उसने सर इस बात में हिलाया।
वो उसके घर के बाहर कुछ दिनों तक पहरा देकर मुझे रिपोर्ट देगा। अगर कोई गैर मामूली सरगर्मी का इत्तला मौसूल हुई तो मैं मज़ीद इक़दाम करूँगा, अगर नहीं तो हम उसकी सुकून से चलती ज़िंदगी में कोई खलल नहीं डालेंगे। हमारा आसपास होने का मतलब है खतरा। मुझे ऐसे किसी खतरे से उसकी ज़िंदगी दो चार नहीं करनी। वो आम लोग हैं, आम सी शरीफ ज़िंदगी गुजारने की आदी हैं। हमारा ऐसा बराह रास्त दखल अंदाजी देना उनके लिए मोहलक साबित हो सकता है। वो उसी सुकून से कह रहा था। यामिन के दिल को कुछ सुकून आया, चेहरे पर फैली संजीदगी बहुत हद तक जायल हुई। मेरी कोई मदद दरकार हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, उसने कदम ज़रा पीछे लेते हुए कहा। फिर जो ही मुड़ा तो अरब की आवाज़ सुनकर ठहर गया। उसके कदम जम गए थे। तुम ठीक हो यामिन? शहरी के बाद। और यामिन की रीढ़ की हड्डी से उठती सनसनाहट उसके कानों की लो पर जाकर रुकी थी। अरब यूं ही सामने फ्रीज को देखता बिल्कुल धीमे लहजे में पूछ रहा था। पुष्ट किए खड़े लड़के के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। उसने भारी होते दिल से गहरा सांस लिया और फिर बमुश्किल मुस्कुराकर गर्दन तिरछी किए उसे देखा। मुश्किल है सब, उसके बाद बहुत। वो मेरी वाहिद दोस्त थी। चेहरा सामने की जानिब फैल लिया, आंखों में जख्म सा उभरा। चंद पल हर जानिब खामोशी छा रही थी। ख्याल रखो अपना, घर जाओ, अरब ने बिना किसी तबसरे के कहा तो उसने सर को खन दिया। वो जा चुका था। उसने यूं ही वहां देखा जहां कुछ पहर पहले वो खड़ा था। फिर गहरा सांस भरता आगे बढ़ आया। कमरे का दरवाजा वाकिया। अंदर आकर सामने मौजूद खिड़की देखी। उस खिड़की के दाईं जानिब देखा तो वहाँ एक छोटा सा दरवाजा था। उसने आगे आकर वो दरवाजा खोला और फिर चंद पल खड़ा रहा। दरवाजे के पार जीने थे, तंग वो तारीख जीने। अगले ही के लम्हात में वो जीने उतरता नीचे आ गया था। फिर आदतन हाथ उठाकर स्विच बोर्ड ढूंढा। सारी बत्तियां पल भर में रोशन हुई थी। वो एक बेसमेंट थी, एक तहखाना। कमरों से कमरे निकलते थे, बिल्कुल जैसे वो कोई छोटा सा गार हो। वो आगे बढ़ आया। हर जानिब मिट्टी की एक मोटी तह जमी थी। उसने सामने रखे टेबल के अतराफ में घूमकर दीवार पर लगे पर्दे को हटाया। वहाँ एक बड़ा ग्लास लगा हुआ था। उस ग्लास पर चंद तस्वीर चस्पा थी। उन तस्वीर के गिर्द सुर्ख लकीरें खींची गई थी। उसने एक दायराना निगाह तहखाने पर डाली थी। बेसमेंट में एक जानिब काट कबार रखा था, दूसरे जानिब चंद आलात और बंदूक के शीशे के केस में सफाई से रखी गई थी। उसी कतार में हर जानिब ऊपर नीचे मुख्तलिफ तरह के खंजर भी रखे हुए थे। नजर घुमाकर देखा जाता तो उसके ऐन सामने टेबल पर रखा था, जिसके पीछे वो खड़ा ग्लास बोर्ड को तक रहा था। इस टेबल के साथ ही एक और टेबल भी रखा था, जिस पर जदीद तर्ज के कंप्यूटर्स और कई बड़े स्क्रीन्स नस्ब थी। उसी टेबल पर कागजात के पलंदे, फाइल्स, अखबार से कटी हुई सुर्खियाँ, तस्वीर, नक्शे, मनी ट्रायल की रसीदें, रिपोर्ट्स, उसकी ऐनक और जाने क्या क्या रखा था। चौंका देने वाली बात वो ग्लास बोर्ड था, जिस पर अधूरी तफ्तीश के आसार जगमगा रहे थे। उसने टेबल से टिक कर बैठे हुए हाथ बांधकर उस ग्लास को देखा था। वहाँ मालिक, शहरी, जर्मन क्राइम लॉर्ड, चंद सियासी अशखास की तस्वीरों के साथ एक चौंका देने वाली तस्वीर भी लगी थी। वो चंद पल उस तस्वीर को सपाट चेहरे के साथ देखता रहा, फिर वहाँ से उठ आया। वो तस्वीर जानते हैं किसकी थी? वो तस्वीर बहराम हसन की थी। अगली सुबह वो यूनियन के लिए तैयार हुई कमरे से बाहर निकल रही थी। आज उसने गहरे नीले रंग का नफीस सा जोड़ा पहन रखा था। दुपट्टा भी कंधे पर डला हुआ था, दूसरे कंधों पर बैग टंगा था। आज 2 ही क्लासेस थी और वो वक्त से जरा पहले जाना चाहती थी। उसे रायमा और रुखसार से मिलना था। बालों को आज उसने आदतन के बरखिलाफ हाफ बांध रखा था। रुखसार पर एक अदद लट भी झूल रही थी। चेहरा मेकअप से पाक था। पैरों में स्नीकर्स पहने वो सहज सहज के जीने से उतर रही थी। रात के बरक्स वो खासी संभली हुई लग रही थी। उसने लाउंज से गुजर जाने की बजाय डाइनिंग हॉल में कदम रखना जरूरी समझा था। नाश्ते के टेबल पर तनवीर के अलावा घर के तमाम अफराद बराजमान थे। वो शायद सवेरे ही ड्यूटी जा चुका था। वो चंद पल दरवाजे में ही अस्तादा रही, फिर उसी बेतासु चेहरे के साथ आगे बढ़ आई। मामू, उसने एक फासले पर ठहरकर उन्हें पुकारा था। वो चौंके थे। उन्हें उम्मीद न थी कि वो रात वाला किस्सा भुलाए अगली सुबह उन्हें पुकारेगी। वो चेहरा फेरे बगैर सुनने लगे। मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ, बिना किसी जोश के उसने बहुत सीधे से अंदाज में कहा था। तो सबने एक बार ही पलटकर उसके जानिब देखा था। उन सबके चेहरों पर जहाँ सवाल थे, वहीं बहराम का रूप भी था। वो उससे बराह रास्त इस्तफसार नहीं कर सकते थे। बहराम अगरचे उसकी इतनी आसानी से मान जाने पर
इस्तेजाब में घिरे थे, लेकिन उसकी जानिब देखने की जहमत फिर भी नहीं की थी। उसने एक नज़र उन सबको देखा। आंखों में जाने क्यों जलन सी हुई। मैं अगले हफ्ते आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ मामू। और इसी सीधे से अंदाज में कहने के बाद वो पलट गई थी। हॉल में हर हरकत साकित रही। फिर गलत हुंकार के बहराम ने ही नाश्ते की जानिब हाथ बढ़ाया तो सबने गहरा सांस लेते हुए नाश्ते की जानिब मुतवज्जो होने में ही आफियत जानी। जरताज अलबत्ता सख्त नाराज नजरों से बेहतर बार बहराम का चेहरा देख चुकी थी। वो उनकी किसी भी नाराजगी को खातिर में लाए बगैर अब बहुत सहूलत से नाश्ता तनावुल फरमा रहे थे। चेहरे पर आसूद सी चमक भी फैल गई थी। पीछे जोला ड्राइवर के साथ यूनी के लिए निकल गई थी। कुछ लम्हात बाद वो यूनी पहुंची और फिर अगले ही चंद लम्हात में कैंटीन के उस हिस्से की जानिब चली आई थी जहाँ कभी उसने एहसन को रिजेक्ट किया था। कैंटीन का ये हिस्सा बाहर की जानिब था और हर टेबल पर तनी रंगों की मशीन बड़ी छतरियाँ उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो आगे बढ़ आई, फिर खामोशी से एक जानिब बैठ गई। क्लास शुरू होने में अभी आधा घंटा था। वो चुपचाप दूर बैठे ग्रो को देखने लगी। जिंदगी एक हफ्ते पहले तक कितनी मुख्तलिफ थी और महज एक हफ्ते बाद क्या से क्या हो गई थी। उसने बहुत दिल के साथ सोचा और फिर दोनों का इंतजार करने लगी। उसी पहर दूसरी जानिब वो हारित की वजह से जिरगे के फैसले में नफीस शरीफ था। कुशादा सी बैठक में आराइशी सोफों पर बराजमान अफराद में नामवर लोग मौजूद थे। गांव के सरदार, उनके दोस्त अहबाब, अफरीदियों के हल्का अहबाब से ताल्लुक़ होने वाले चंद करीबी साथी, हारूत और वो सफ़ेद बेदाग कमीज सलवार पहने, पैरों में सियाह पेशावरी चप्पल, शोल से बेनियाज आस्तीन ने पीछे की जानिब मोड़े हुए इन हमाक से कोहनी सोफे के हत्थे पर टिकाए, उंगलियां रुखसार पर रखे आलमगीर अफरीदियों की जानिब बयानियां सुन रहा था। आलमगीर अफरीदी खोला का बड़ा भाई था। उससे बड़ी बहन परिशे थी और सबसे छोटी खोला थी। अफरीदी एक सुलझो तबीयत का बहुत मिलनसार सा इंसान वाक़ हुआ था, लेकिन ये उसके चचे ज़ाद थे जिनसे ज़रवली को हमेशा मसला रहा था। वो फितरतन बहुत सरकश और शरपसंद थे। वो उनकी वजह से कभी भी आलमगीर से अपने बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन फिर भी हारूत के लिए ये भी सही। उसने गहरा सांस लिया। अब हारूत अपना बयानिया दे रहा था। कुछ पल बाद जिरगा बर्खास्त हुआ और सब रवायत के मुताबिक उठकर एक दूसरे के बगल गिरी होने लगे। ये एक तरह का अंदिया था कि दुश्मनी टल गई है और अब दोनों खानदानों में अमन की फिजा कायम दायम है। वो भी अब आलमगीर से गले मिल रहा था। आलमगीर का चमकता चेहरा उस बात पर शाहिद था कि वो ज़रवली को यहाँ देखकर बहुत मसरूर हुआ है। कफर टूटा खुदा खुदा करके उसने गले लगते हुए हंसकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। तुमसे मसला कभी नहीं था, हमेशा तुम्हारे चाचाजाद भाइयों से मसला था और अब भी है। उसने अलग होते हुए साफ गोई से कहा तो आलमगीर सर धनका, गोया उसकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हो। तुम्हें क्या, उनसे तो हमें भी मसला है दोस्त, लेकिन उनकी वजह से हम अपने अलग सलेक तो नहीं खराब कर सकते ना। मुझे बेहद खुशी हुई है कि तुम यहाँ आए हो, अगरचे मसला हमारी जानिब से उठा था और ज़हीर लाला के नुकसान पर मैं दिले जान से नादिम हूँ, लेकिन फिर भी तनाव से भरपूर फिजा में हल्की सी रोशनी देखकर मुझे कुछ तमानियत का एहसास हुआ है। वो हल्के कंधों के साथ कह रहा था। उसने सर हिलाया। हारूत भी उन्हीं की जानिब चला आया। वो जिरगे से बाकी लोगों से मिलकर फारिग हुआ था और उसे उसकी अमन पसंद सुलह जोई पर खूब सराहा गया था। ये बिलाशुबा बड़े हिम्मत व हौसले की बात थी कि उसने बदला लेने की ताकत होने के बावजूद भी उन्हें माफ कर दिया था। चलो फिर क्यों ना इस खुशी में शिकार पर चलें, उसने पेशकश की, लेकिन ज़रवली ने कलाई पर बंदी खड़ी मैं टाइम देखते हुए नफी में सर हिलाया था। आलमगीर और हारूत उसे देखने लगे। मुझे दरअसल जरा काम से जाना है, तुम लोग जाओ। अच्छा, याद आया, आलमगीर ने कहा तो वो ठहर कर उसे देखने लगा। अब वो किसी मुलाजिम को आवाज़ देता बैठक में बुला रहा था। हारूत बेइख्तियार पलटकर बैठक के दरवाजे की जानिब देखने लगा जिससे घर का बाकी हिस्सा नजर आता था। काश वो परिवश नजर आ जाए, लेकिन जब दरवाजे से एक फरबाहा सा मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ नजर आया तो उसने बदमजा होकर गर्दन फेर ली। ये लो तुम्हारा कार्ड। उसने ज़रवली को अलग और हारूत को अलग अलग दावतनामा दिया था। वो हाथ में उस सियाह और सुनहरी से कीमती दावतनामे को सवालिया सा देखने लगा। मेरी शादी है अगले महीने, यानी 10 दिन बाद। जरूर आना, घर वालों को भी लेकर आना। अब जब दुश्मनी खत्म हुई है तो उसे ठीक तरह से खत्म किया जाए ना।
रिवायत के इन मुताबिक एक दूसरे के घरों में होने वाली दावतों में शरीक हुआ जाए। मैं तुम दोनों का मुंतज़िर रहूंगा। उसने इतनी इज्जत अफजाई पुरमतानत से सर हिलाया। हारूत अलबत्ता बेहद खुश था। ओ खुदा, वो खोला को देख सकेगा। यह ख्याल ही खुशी से जान निकाल देने को काफ़ी था। हम ज़रूर आएंगे, दावत का बेहद शुक्रिया, हारूत ने जी जान से मुस्कुराते हुए कहा। तो आलमगीर खुशगवार सी मुस्कुराहट लिए सीने पर हाथ रखे उसका शुक्रिया कबूल करने लगा। जरवरी ने उससे इजाज़त चाही और फिर दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया। पीछे वो दोनों जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ हो गए थे। अचानक ही बैठक के दरवाजे में हौला नमूदार हुई। वो साथ साथ आलमगीर को पुकार भी रही थी। सर पर दुपट्टा लिए से निकली चंद लतें गोद में 1.5 साल गोरे गुलाबी से बच्चे को उठाए उस तरफ आई। उसे अंदाजा नहीं था कि हारूत वहाँ अब तक मौजूद होगा। लाला, ये हसीब को लें, परेशा आप भी तो पता नहीं कब तक आएंगी सलून से। अपनी ही धुन में बोलती हुई आ रही थी कि उसे देखकर बेसाख्ता चौंकी। वो भी चेहरा फेरे उसे ही बिल्कुल साकित निगाहों से तक रहा था। फिर निगाहें फिसल कर उस बच्चे तक गई। वो यकीनन परेशा का बेटा था जिसका जिक्र खोला ने उससे बेशतर बार किया था। आलमगीर को उन दोनों का साकित होना दिखाई ही न दिया। वो अब हंसकर आगे बढ़ता उसकी गोद से हसीब को ले रहा था। हारूत ने तेजी से गर्दन फेरी और खोला अगले ही लम्हे हवा के झोंके की मानित वहां से गायब हो गई। घर से बाहर निकलते हुए उसका मोबाइल बीप की आवाज के साथ वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन निगाहों के सामने की। वहाँ एक पैगाम जगमगा रहा था। उफ हारूत! और वो जानदार कहका लगाकर हंसता हुआ अपनी कार की जानिब बढ़ आया था। खोला उससे आम हालत में यूं बौखलाती नहीं थी, लेकिन उसे ऐसे गैर मुतवक्का मकाम पर देखकर वो जरूर गड़बड़ा गई थी और उसकी गड़बड़ाहट ने हारूत को लुत्फ दिया था। धूप की तमाजत में चुभन बढ़ गई थी। हर जानिब सर्दी सी घुली थी। दिन के गर्म तरीन हिस्से का आगाज हो चुका था। आपके कैंटीन का मंजर जरा मुख्तलिफ था। उसके सामने रुखसार और राइमा दोनों शर्मिंदा सी बराजमान थी। वो उन्हें तल्खी से देखती रही। बादामी आंखों में लहराता शिकवा उन दोनों के तक बखूबी पहुंच गया था। ये राइमा ही थी जिसने उसे आज यूनी जल्दी आने पर बड़ी मुश्किल से राजी किया था। वो उन दोनों से सख्त नाला थी। उन दोनों ने उसके साथ ताल्लुक होने के बावजूद एहसन के गिरोह को उनकी कारकर्दगी पर सरजनिश नहीं किया था। वो उस सारे किस्से में किसी हद तक जोला को कसूरवार तस्वुर किया करती थी। इसी बिना पर उसका दिल उनकी जानिब से खराब होने लगा था। लेकिन जाने क्यों वो फिर भी राइमा के बुलाने पर वक्त से जरा पहले चली आई थी। वो उनसे नाराज जरूर थी, लेकिन ये भी सच था कि वो लड़कर मान भी जाती थी। हम लोग तुमसे सॉरी है जोला। बात का आगाज राइमा ने ही किया था। उंगलियां मरोड़ते हुए उसकी खफा खफा से चेहरे की जानिब देखते हुए वो बस चुपती आंखों से उन दोनों को देख रही थी, जो पशेमान सी अपनी नदामत छुपाने की नाकाम कोशिश में सरगर्दा दिखाई देती थी। मैं तुम लोगों की दोस्त थी। मुझे एहसन और उसके गिरोह के किसी लड़के ने इतनी तकलीफ नहीं दी जितना तुम लोगों का अजनबी रवैया मुतासिर करता है। मैं तुम लोगों की जानिब देख रही थी कि एटलीस्ट किसी लड़की के मुंह पर तुम दो बातें कहकर तुम दोनों मेरे हक के लिए स्टैंड लोगी। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम दोनों ने एक लफ्ज तक मेरे हक में ना कहा, बल्कि माथे पर शिकन तक लाकर किसी को नहीं देखा जो मेरे खिलाफ अपने मुंह से गंद निकाल रहा था। उसकी आवाज में तल्खी के बजाय शदीद दुख था। वो उन दोनों से मायूस हुई थी। रुखसार ने उसकी जानिब देखा, फिर जल्दी से आगे को हुई। उसके हाथ थामने चाहे, लेकिन वो उन्हें पीछे कर चुकी थी। आम हालत में वो ऐसा रद्द अमल नहीं दिया करती थी, लेकिन अभी वो उन दोनों से खफा थी। ऐसी बात नहीं है जोला, हमें खुद समझ नहीं आया कि हमने तुम्हारे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। हमें लेना चाहिए था। तुमने हमसे उम्मीदें वाबस्ता की थी। आई एम सॉरी, बेचारगी से आंखों में 2 आंसू भरकर कहा तो जोला ने गहरा सांस लिया। एक दफा सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है क्या? पूरी क्लास की जानिब से मुझ पर कसे गए जुमले, तज़हीक और चेमगोइयां और अजाला उस छोटे से सॉरी से मुमकिन है क्या? रुखसार, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुमकिन है तो मैं तुम दोनों से अपनी खपकी जाहिर करने पर राजी हूँ। वो बोझल दिल के साथ रवानी से कह रही थी। लहजे में एक गहरा अफसोस था। उसने जिन इंसानों को खुश करने के लिए मोहताद इक़दाम करके खुद को हल्कान किया था, हर वही इंसान उसे अज़ियत देने का बास बन रहा था। ऐसा हमेशा क्यों होता था कि वो जिन्हें खुश करने के लिए सरगर्दा रहती थी, वही उसे गहरी तकलीफ देकर दो चार कर दिया करते थे। उसे रुखसार और राइमा के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट्स, पीपीटीज और रिसर्च वर्क के साथ साथ माली मदद करने पर भी जैसे मलाल सा हुआ था। वो उनके लिए हर फॉर्म
पर स्टैंड लेने को तैयार थी, और वो थे कि उन्हें अब तक अदराक ही ना हो सका था कि वो उसके लिए स्टैंड क्यों ना ले सके। उसे अपने हालत में जरा वजन महसूस हुआ तो खंकार कर रुख मोड़ लिया। फिर दूसरी जानिब किसी गैर मरी नुक्ते को देखते हुए रुखसार और रायमा की सफाइयाँ सुनने लगी। हम आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका हरगिज नहीं देंगे, प्लीज हमें माफ कर दो जोला। जोला, तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना, तुम तो बहुत मेहरबान लड़की हो। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन वो बस चुपचाप सुन रही थी। फिर एक तवील सांस ली जैसे थक गई हो। बादामी आंखों में नरमी लहर आई। फिर उसने सर हिलाया और सीधी हो बैठी। उन दोनों को देखा। कोई बात नहीं, नरमी से कहा तो उन दोनों के चेहरे पर खुशी का एहसास बहाल हुआ। उसका दिल मेहरबान था। वो ज्यादा देर तक सख्ती से पेश आने जितनी सख्त खुद में नहीं पाती थी। वो सख्ती और बेरहमी से जल्दी ही थकने लगती थी। रियली? तुम अब तो नाराज नहीं हो ना? जोरा, तुम बहुत प्यारी हो। उनके जुमलों पर ज़ेरे लब मुस्कुराती वो बस उन्हें देखती थी। जब उसका ब्लड रिलेशन उसके खुश करने पर खुश नहीं होता था, जब वो उसकी किसी राय को अहमियत देना अपने फैसले की तौहीन समझता था, जब वो उस पर अपने नाजायज फैसले मुसल्लत करने की जसारत को उसकी भलाई तस्लीम कर सकता था, तो वो उन दूर पार के दोस्तों से भला क्या ही उम्मीद लगा सकती थी। उसे जैसे अब उनकी जानिब से की गई दिल जोर से भी कोई सरोकार नहीं था। हाँ, बहुत प्यारी हूँ मैं, गहरा सांस लेकर कहा, लेकिन रायमा और रुखसार उसकी आंखों में मनफी उदासी को पहचान न सकी। फिर रायमा ने दरमियान में लगे गोल टेबल पर अपना टोट बैग रखा, अंदर से जाने क्या तलाश करने लगी। रुखसार दबा दबा सा जोश लिए मुंतजिर सी थी और जोला सवालिया निगाहों से उसकी सरगर्मी मुलाहिजा कर रही थी। अगले ही पल वो सीधी हुई, शायद उसे अपनी मुतालबा शय मिल चुकी थी। फिर उन्हीं चमकती आंखों के साथ वो शय उसकी जानी बढ़ाई। ये क्या है? ये कॉन्सर्ट का टिकट्स हैं, हमारे यूनि में म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है जोला। कैन यू बिलीव इट? रुखसार तमतमाते चेहरे के साथ बताने लगी। वो गैर दिलचस्पी से टिकट्स हाथ में लिए देख रही थी। अगरचे उसे म्यूजिक पसंद था, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि वो किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए यूं सरशार हो जाती। उसने उलट पलट कर टिकट्स देखे। वो 2 टिकट थे। ये तुम्हारे और खोला के लिए है। मैंने और रायमा ने खरीदे हैं। हमें पता है तुम खोला के साथ सबसे ज्यादा एंजॉय करती हो। लिमिटेड टिकट्स थे, 1 घंटे के अंदर अंदर बिक गए। तुम जानती नहीं हो हमने कितने जतन करके ये 4 टिकट्स हासिल किए हैं। रुखसार अब भी हिसाब का अंदाज नहीं कह रही थी। उसने मुस्कुरा कर चेहरा उठाया। थैंक यू, साथ ही टिकट्स दिखाकर शुक्रिया भी अदा किया। तुम आओगी ना? वो अपनी किताबें और बैग संभाल कर उठने लगी थी कि रायमा के पूछने पर सर हिलाया, साथ ही एक निगाह कलाई में बंधी घड़ी पर भी डाली। हाँ, कोशिश करूंगी, अगर फ्री हुई तो। खोला का आना जरूरी है, अगर वो नहीं आई तो मेरा भी मुश्किल होगा, और उसके घर में है आलमगीर लला की शादी, तो देखते हैं। साथ ही बेनियाजी से कंधे भी उचकाए और उठ खड़ी हुई। रुखसार पर झूलती लट को नजाकत से कान के पीछे उड़सा। क्लास टाइम हो रहा है, तुम दोनों नहीं चल रही? हम दोनों जरा कैंटीन से कुछ खा कर आते हैं, सुबह नाश्ता भी नहीं किया ना। वो दोनों बउसलट बोलकर कैंटीन के अंदरूनी हिस्से की जानी बढ़ी, तो उसने गहरा सांस लेकर अपने मादे पर हाथ रखा। वो गुड़गुड़ आवाजें निकालकर उसे अपनी भूखे होने का एहसास दिला रहा था, लेकिन वो नजरअंदाज की राहदारी की जानी बढ़ आई। अब वो हल्के कदमों से चलती क्लास की जानी बढ़ रही थी। धूप की तमाज़त हनूस थी। उसने क्लास खत्म होते ही प्रोफेसर हामिद की आफंदी के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। वो उनकी क्लास से फारिग होकर कुछ देर सुस्ताने के लिए अपने ऑफिस में चले आए थे। आज जो कि उनकी क्लासेस ताखिर से रखी गई थी, तो 2 क्लासेस लेते भी उन्हें 2 बज गए थे। रुखसार और रहमान जा चुकी थी, उन्हें साथ कहीं शॉपिंग करने जाना था। उसे भी साथ चलने की पेशकश की थी, लेकिन वो नरमी से मना करके प्रोफेसर के पीछे उनके ऑफिस चली आई थी। क्लास के चंद तलबा की प्रेजेंटेशन अभी बाकी थी। वो उनसे दरख्वास्त करके एक बार फिर अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहती थी। 30 मार्क्स में से महज 7 मार्क्स लेना आखिर कहाँ की शराफत थी। प्रोफेसर ने एक दफ़ा पहले भी लड़कों को आगे गिरोह के पिछले सेमेस्टर में भी पीपीटीज में तकनीकी खराबी के बाद प्रेजेंटेशन दोबारा देने का मौका दिया था। वो भी उनसे एक मौका और चाहती थी। उसे पता था कि प्रोफेसर हामिद उसकी गैर संजीदगी पर ज़रूर उसके फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स के साथ नाइंसाफी से काम लेकर उसका हतमी रिजल्ट खराब करने का इरादा रखते हैं। वो उन्हें अपना रिजल्ट किसी तौर पर खराब नहीं करने देना चाहती थी। यस, अंदर से प्रोफेसर की मसरूफ सी आवाज़ सुनाई दी थी, तो वो अंदर चली आई। चंद किताबें सीने से लगाए रखी थी
और आफंदी ने उसकी आमद की तवक्को नहीं की थी, इसलिए जरा हैरत से उसे सर उठाए देख रहे थे। उनका छोटा सा ऑफिस साफ सुथरा था। एक जानिब रेक में लसानियत की ज़ख़ीम कुतुब रखी थी और रेक पर फाइल्स का पलंदा बेतरतीबी से पड़ा था। एक खिड़की थी जो कि उस समय बंद थी क्योंकि ऑफिस में एसी चल रहा था और उसकी खनकी बाहर की तपती मौसम में जैसे बादलों बाहर का काम कर रही थी। जी जोला, वो अब तवज्जो से उसकी जानिब देख रहे थे। उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी, किताबें जरा कुछ और सीने से लगाई। गहरे नीले रंग में उसके चेहरे का रंग दमक रहा था। सर, मैं प्रेजेंटेशन दोबारा दे सकती हूँ प्लीज़ सर। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी और आंखों में ढेरों मासूमियत। सर हामिद आफंदी ने बिना किसी अगले ख्याल के नफी में गर्दन हिलाई थी। वो लब काट कर उन्हें देखने लगी। सर प्लीज़, आप जानते हैं मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी जीपीए के लिए। अगर इस तरह इतने मार्क्स की कटौती हुई तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, मामू को अच्छा नहीं लगेगा। उसने लजाजत से कहते हुए बहराम का जिक्र भी किया क्योंकि सर हामिद बहराम के दोस्त थे और ज़ाती तौर पर उनसे जान पहचान रखते थे। जोला की रिपोर्ट्स भी उन्हें गाहे बगाहे सेंड करते रहते थे। उसे लगा कि शायद उनके हवाले पर ही कुछ दिल नरम पड़ जाए, लेकिन सर हामिद का जवाब फैसला कुन था। आप स्पेशल नहीं है जोला, आपको आपके हिस्से का मौका दिया जा चुका है। आपने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है। बाकी तुलबा भी अपने खौफ व हरास पर काबू पाकर सामने जाते हैं। लोगों के सामने बोलना आसान काम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं और मौका ज़ाया नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि दोबारा उन्हें ऐसा चांस मुयस्सर नहीं आएगा। आपको मेरे किस अंदाज से लगा कि मैं आपके मामू से जान पहचान रखने को आड़ बनाकर आपको पर्सनल फेवर्स देता रहूँगा? वो तेज में नहीं थे, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल सख्त था। उसने थूक निकला, फिर जल्दी से सर नफी में हिलाया। आंखों में बेचैनी उतरी। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब आपसे कोई पर्सनल फेवर्स मांगना नहीं था, बस एक चांस दे दें। मैंने इस प्रेजेंटेशन की बहुत दिल से तैयारी की थी। जी, नज़र आ रहा था मुझे कि कितने दिल से तैयारी की थी आपने, जताती नजरों से उसे देखकर कहा। उसके गाल शर्मिंदगी से गुलाबी हुए, लेकिन वो हार मानकर नहीं जाना चाहती थी। सीने से लगी किताबों पर उसकी गिरफ्त कुछ और सख्त हो चली थी। सर, आपने एक दफ़ा हुरैरा के ग्रुप को भी दोबारा प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया था। उसके लहजे में जाने क्यों शिकवा सदर आया था। वो उसके शिकवे पर हैरान हुए, उसे देखकर रह गए थे। उसने प्रोफेसर को रजी ही समझ लिया था, जो उसके खफा होने पर उसे मनाने के लिए उसके पसंदीदा सॉसेजेस फ्राई कर देते। बीबी, वो लड़कों का ग्रुप था। जरा ठहर कर नागवारी से टोका। सर, मेरा तो कोई ग्रुप भी नहीं है। सर प्लीज मुझे एक मौका दे दें। मिन्नत थी लहजे में। सर हामिद ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। उन्हें जैसे ये बेवक्त की बहस पसंद नहीं आ रही थी। आपने ग्रुप का पार्ट बनने से खुद इनकार किया था। सर उठाकर उसे याद दिलाया। पेशानी पर नागवारी शिकन थी। वो गड़बड़ाई, लेकिन मजाल है जो बाज आई। सर, एक मौका देने से आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। आप हमेशा लड़कों को फेवर्स देते हैं। फिर शिकवा किया। किताबें सीने से लगाए उन्हें जरा खफा आंखों से देखती हुई। सर हामिद आफंदी उसकी सुरात पर महसूस हुए थे, क्योंकि लड़के ज्यादा मेहनत करते हैं। उनके पास पढ़ने के अलावा माशी जिम्मेदारी भी होती है। अगर ऐसी जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो इतनी जामा प्रेजेंटेशन देंगे तो उन्हें दूसरा मौका देने की कोई कबाहत नहीं। वो नाक से मक्खी उड़ाकर बोले और फिर सीट से पुश टिकाकर फुर्सत से उसे देखा। माशी इस्तेमाल के लिए अब सिर्फ जिम्मेदारी मर्दों पर नहीं है सर, बराबर काम करना पड़ता है औरतों को भी। घर संभालना, बच्चे पालना, जॉब करना और फिर खुशदिली से माशरे का हर तंज व ताना बर्दाश्त करना। औरतें भी कुछ कम मेहनत नहीं करती। मतारत से कहा, अंदाज में बिल्कुल भी बगावत नहीं थी। ये उसकी खासियत थी। वो इख्तिलाफ भी इतनी सादगी से किया करती थी कि मुकाबिल को उसके नुक्ता नज़र से चाहे कितना ही बेर क्यों ना हो, उससे कभी कोई ज़ाती मसला नहीं हुआ करता था। सर हामिद भी उसे दिलचस्पी से देखने लगे। आप यहाँ औरतों की हुकूक की अलमगारी करने आई हैं? ठंडे से अंदाज में पूछा। उसने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। छोटी सी थी लेकिन मानती नहीं थी। सर प्लीज। ओके। वो सीधे हो बैठे। उसका चेहरा एकदम खिल उठा, लेकिन अभी सर की बात खत्म नहीं हुई थी। ये तमाम फाइल्स, उन्होंने अपने टेबल पर धरे फाइल्स की अंबार की जानिब इशारा किया। जोला बगौर सुन रही थी। ये फाइनल ईयर की तुलबा की थीसिस फाइल्स हैं। तकरीबन 35 स्टूडेंट्स हैं। हर एक का केस स्टडी मुख्तलिफ है। आपने मुझे कल तक, और कल तक यानी कल तक ही,
इन तमाम थीसिस के केस स्टडीज की अलग अलग रिपोर्ट बनाकर देनी है। एक जामा और बेहतरीन रिपोर्ट हर स्टूडेंट की थीसिस की मंजूर है। और अब के उन्होंने जरा फातिहाना अंदाज में सवाल करते हुए उसकी जानिब देखा था। वो खुले मुंह के साथ फाइल्स के उस ढेर को देखने लगी। ये ढेर तो उससे उठना भी नहीं था। कज़ा के वो उन केस की स्टडी करके उनकी अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार करती, और चलो वो ये भी कर देती, लेकिन वक्त बहुत कम था। उसने आंखों में दुनिया जहां की नाराजगी लेकर सर को देखा। सर, ये ज्यादती है, मैं कल तक ये काम कैसे करूंगी? आप भी जानते हैं ये मुमकिन नहीं। उसने इस्तेजाज किया था। उन्होंने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। बीबी, जो मौका ज़ाया कर देते हैं ना, उनके पास एहतजाज का कोई हक बाकी नहीं रहता। कल तक अगर आप मुझे ये रिपोर्ट्स बनाकर दे देती हैं तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। और उनका डोटोक अंदाज देखते हुए वो दिल महसूस कर रह गई थी। दिल क्या लालन भेज दे इस गंजे प्रोफेसर और उसकी घटिया प्रेजेंटेशन पर। लेकिन फिर सब्र के कड़वे घूंट पीती वो उन फाइल्स को बमुश्किल उठाकर सीने से लगाती ऑफिस से बाहर निकल आई। फाइल्स वजनी थी। जल्दी ही उसका सांस फूल गया था। उसने यहाँ वहाँ किसी को मदद के लिए देखा, लेकिन यूनी इस समय तुलबा से खाली थी। एक तो फाइल्स के पहाड़ के पास उसे सामने का कोई मंजर दिखाई भी नहीं दे रहा था। एकदम ही किसी के अंधे की शय से ठोकर लगी और अगले ही पल फाइल्स उसके हाथ से छूटकर खुशादा से सफेद अकबी राहदारी में गिर पड़ी। सच शुक्र कि उसने बर वक्त सतून थाम लिया था, नहीं तो राहदारी में फाइल्स समेत वो भी गिर पड़ती। उन फाइल्स को देखकर उसका दिल क्या वहीं दहाड़े मार मार कर रोने लगे। एक तेज नजर पलटकर प्रोफेसर की ऑफिस पे डाली। गंजा प्रोफेसर। दांत पीसकर उसे खुशगवार लकब से नवाजा और फिर गहरा सांस लेकर झुकी। अभी फाइल लिए सीधे होने ही लगी थी कि कोई सामने से गिरी फाइल्स उठाता हुआ आ रहा था। उसकी निगाहें ऊपर उठती गई। सियाह पेशावरी चप्पल और सफेद कमीज शलवार। उसकी आंखें अगले ही साथ में फैल गई थी। जरवानी लाला, आप! वो जो फाइल लेने झुक रहा था लम्हे भर को ठहर गया। वो पंजों के बल बैठी हुई थी और सर उठाकर उसे ही देख रही थी। वो हल्का सा झुका हुआ था। बादामी आंखें में हल्की सी कत्थई आंखों से चार हुई वक्त जैसे लम्हे भर को ठहर गया था। लाला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे जाने क्यों बहुत खुशगवासी हैरत ने आन घेरा था। वो उसे उस सफेद तन्हा राहदारी में देखकर बहुत हैरान थी। वो अब फाइल उठाकर सीधा हो रहा था। वो भी उठ खड़ी हुई थी। जरवली के हाथ में कम से कम 25 फाइल्स थी और उसके हाथ में 10। उसका बोझ कम था, लेकिन फिर भी जरवली को ज्यादा लगा। उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। लाए, मुझे दे। नहीं लाला, ठीक है, मैं उठा लेती हूँ। उसने शर्मिंदा होकर जल्दी से इनकार किया। फिर आसपास देखा। दर्ज का तकरीबन सुनसान था। आप यहाँ कैसे आए? आंखों में तजस्सुस की कशिश लिए उसे देखते हुए वो पूछ रही थी। उसने कसरन उसकी जानिब देखने से गुरेज किया था। एक दोस्त से मिलने आया था। मिलकर वापस जा रहा था कि आप नजर आ गई, फाइल्स के साथ दो दो हाथ करते हुए। और वो जो उसे देख रही थी बेसाख्ता हंसती। रुखसार में डिंपल उभरा, चेहरा तमतमा उठा। कत्थई बालों से एक लट निकलकर चेहरे पर झूल रही थी। वो इन डिटेल्स को देखकर लम्हे भर को इसी महवियत का शिकार हुआ था जो उससे मिलने पर उसका आहता किया करती थी। अब जबकि उसके मुतालिक अपने ताल्लुक का इल्म हुआ था तो कितनी अपनी अपनी सी लगने लगी थी वो। मुझे नहीं पता कि जब भी आप सामने आते हैं तो मैं गैर महज़ब होकर गिर पड़ क्यों रही होती हूँ। सच में लाला, मैं बहुत मोहतात हूँ उठने बैठने चलने फिरने के मामले में। उसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा था। वो मबहूम से मुस्कुराया, फिर फाइल्स की जानिब देखा। अपने वजन से ज्यादा बोझ उठाकर कहाँ जा रही थी आप? ये बस लाला, ये समझें कि प्रोफेसर ने अपना काम मेरे सर पर थोप दिया है। मेरी प्रेजेंटेशन किसी वजह से ठीक नहीं हुई और मैंने उनसे एक मौका मांगा प्रेजेंट करने का, क्योंकि अभी भी कुछ तलबा के प्रेजेंटेशन बाकी हैं। लेकिन वो नहीं माने। उल्टा मुझे ये पुलिंदा थमा दिया कि अगर कल तक केस स्टडी की रिपोर्ट्स दे सकी तभी वो मुझे चांस देंगे। उसने एक ही साथ कहकर गहरा सांस लिया था। वो उसे तेजी से बोलता हुआ आबरू उठाए देख रहा था। फिर सर हिलाया। नाम क्या है प्रोफेसर का? अंदाज ऐसा था कि यूं ही पूछ लिया जनरल नॉलेज के लिए। जोला हल्का सा तिरछी हुई, फिर हाथ से पीछे बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर सर हामिद आफंदी का नाम लिखा था। प्रोफेसर हामिद रजा आफंदी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने एकदम रुक कर पूछा था। जरवली ने खूबसूरती से शाने उचकाए। शुक्रिया अदा करूंगा उनका। हाँ? जोला चौंकी। हाँ, वो उससे ज्यादा चौंका था। किस बात का शुक्रिया? प्रेजेंटेशन लेंगे ना वो आपकी, इस बात का?
उसके कहने पर जोला का हलक तक कड़वा हुआ था। फिर बुरा सा मुंह बनाकर सर झटका। ले ही न ले, आपको पता है मुझे वो मर्द बहुत बुरे लगते हैं जिन्हें औरतों से बिला वजह का मसला रहता है, और ये प्रोफेसर, ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। मिसोजिनिस्ट, आखिर में जरा खपकी से बड़बड़ाई, लेकिन वो जरवली के ठहरना देख ना पाई थी। वो बिल्कुल रुक गया था, आंखें भी किसी हद तक खुल गई थी। वो दोनों चल रहे थे और जोला उससे जरा आगे थी। उसने जब साथ उसे नहीं देखा तो पलटी। क्या हुआ लाला? हाँ नहीं, कुछ नहीं। ये फाइल्स कहाँ रखनी है? वो संभल कर संजीदगी से करीब आया था। इस कॉरिडोर के इख्तिताम पर एक टर्न के बाद लाइब्रेरी है वहाँ। उसने सर हिलाया और फिर उसकी माइंड में किसी अच्छे बच्चे की तरह खामोशी से चलने लगा। अब राहदारी का मंजर कुछ यूँ था कि नीले लिबास वाली लड़की आगे चल रही थी और सफेद कमीज शलवार में मलबूस मर्द उससे जरा फासला रखकर पीछे चल रहा था। लाइब्रेरी का शीशे से ढका दरवाजा धकेलते वो दोनों अंदर चले आए थे। लाइब्रेरी तकरीबन खाली थी। उसने एक कतार में लगी लकड़ी की बेंच पर जोला को लापरवाही से बैठते हुए देखा। आप यहाँ अकेले काम करेंगी? ठहर कर पूछा। वो चेहरा उठाए उसे देख रही थी, फिर गर्दन ऊपर से नीचे हिलाई। सेफ है बिल्कुल, आप बस यहाँ फाइल्स रख दें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला, आप हमेशा मेरी मदद करते हैं। लेकिन वो उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ रहा था। जोला की चलती जबान जरा मध्यम हुई, आंखों में इस्तेजाब उतरा। आप काम कर लें, तब तक मैं यहीं हूँ, संजीदगी से कहकर फोन निगाहों के सामने कर लिया। वो हवनक हुई उसका वजह चेहरा देख रही थी। लाला, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काम कर सकती हूँ। उसने सुनकर इस बात में सर हिलाया, लेकिन अपनी जगह से उठा नहीं। आपका यहाँ ऐसा अकेले ठहरना मुनासिब नहीं है। गहरी दोपहर हो रही है, ऊपर से पूरी यूनी खाली है। तो लाला, आप मेरे लिए ऐसे बिला वजह क्यों रुकेंगे? वो हैरान थी। मतलब आपको अपना कोई काम हो सकता है, आप फारिग तो नहीं होंगे जो मेरे लिए यहाँ बैठेंगे? और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मुझे कितना वक्त लग जाएगा। एक निगाह फाइल्स पर भी डाली थी। सामने बैठे जरवली ने भी उन पर निगाह डाली थी। फिर एक फाइल उठाई, उसे खोला। वर्क उल्टने लगा। जोला बस खामोशी से उसे देख रही थी। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? चेहरा उठाए बगैर पूछा था। जब उसकी जानिब से कोई जवाब ना उभरा तो उसने सर उठाया। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अपना सवाल दोबारा दोहराया। जोला को समझ आ गया था कि वो वहाँ से टलने वाला ना था। उसने गहरा सांस लिया। एक वेलू था जो उसकी पुकार पर भी ठहरता नहीं था, जो उसे खुद को पहचानने से इनकार की तजवीज़ बरमला दिया करता था, जो उसे खुद को भूलने के लिए कहता था, जो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। और एक ही शख्स था जो महज एक हल्की सी जान पहचान के पास उसके सामने सिर्फ इसलिए बैठा था क्योंकि वो तन्हा थी। उसे एहसास न हो सका कि वो उसके घने बालों से भरे झुके सर को महू होकर तक रही थी। जरवली उसकी महवियत पर सवालिया सा उसे देखने लगा था। अगर आपको मेरा ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता तो मैं उठ जाता हूँ। और वो वाकई कुछ सोचकर सादतमंदी से कहता उठने लगा था। क्या जोला एकदम बोल उठी। नहीं, बैठ जाएं, कर दे हेल्प, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बड़े हैं, आपकी जगह यूनिवर्सिटी का कोई नो उम्र फजूल सा लड़का होता तो कब का भगा देती। वो इसी संजीदगी से कह रही थी कि सामने बैठा जरवली चंद पल गुम रहा और फिर बेसाख्ता हंस दिया। वो खुद भी हंस रही थी। फिर बैग खोलकर अंदर से पाउच निकाला। उसकी जानिब एक रिंग रजिस्टर और गुलाबी रंग का फैंसी सा पेन बढ़ाया। उसने पेन हाथ में लेकर लम्हे भर के लिए देखा था। जी लाला, ये काम करता है, सिर्फ आराइश के लिए नहीं खरीदा था। साथ ही मालूमात में इजाफा भी किया, तो वो बेइख्तियार ही खजल होकर खुली फाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ। जोला मुस्कुराहट दबाए फाइल अपनी जानिब खिसका रही थी। वो अब फाइल पर इन्हमाक से झुका हुआ था और जोला को उसका इतना मुनमिक अंदाज हैरत में डाल रहा था। लाला, आपको लिंग्विस्टिक्स की रिपोर्ट राइटिंग आती है? दिलचस्पी से थोड़ी तले हथेली रखे वो पूछा। वो वहाँ अपना काम करने थोड़ी बैठी थी, वो तो वहाँ महू होकर काम करते जरवली को देखने बैठी थी। नहीं, सर उठाए बगैर जवाब दिया। जोला ने मुस्कुराहट यूं ही दबा रखी थी। उसे हैरत नहीं हुई थी यही जवाब सुनकर। फिर जहाँ तक मुझे पता है, लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी होती है, यानी इसमें लिटरेचर की मुदाखलत बहुत हद तक मालूम होती है। जब तक लिटरेचर की मुदाखलत काबिल बर्दाश्त है, तब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि तमाम स्टडीज़ बहुत हद तक नंबर्स और चार्ट्स पर मबनी होती हैं। मैं आपको इन थीसिस की नंबर्स पर मुनस्सिर रिपोर्ट की समरी दे सकता हूँ। बाकी जितनी सब्जेक्टिव राइटिंग हो वो आप कर लेना। वो सर उठाए बगैर फाइल्स को सामने रखे कह रहा था।
उसने एक पेपर पर उन चार्ट्स की रिपोर्ट बनानी शुरू भी कर दी थी। वो आंखें फैलाए उसे तक रही थी। आप किस चीज़ के स्टूडेंट थे लाला? उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो अब मरूब सी नजर आ रही थी। उसने सर उठाया। उसी पल जोला को एहसास हुआ कि वो खूब रू था। फाइनेंस का? ओ, जब भी आप नंबर्स के साथ अच्छे हैं। जी, और इसीलिए लिटरेचर से खुदा वास्ते का बेर भी है। और उसके सादा से अंदाज में कहने पर वो बेइख्तियार हंसती थी। उसे IT, BBA, CS और इसी तरह के मज़ीद डिपार्टमेंट के लोगों का अदब को लेकर मुतासिब रवैये का अंदाज़ा था। वो सब अदब और उससे मुतालिक तमाम जमा तफरीक को किसी काम का नहीं समझते थे। उनका मानना था कि अदब इंसान के जहन की इंतहाई फजूल सी अख्तराई है, जिसका इंसान की अमली ज़िंदगी पर कोई खास असर नहीं होता। आपको भी लिटरेचर से इतना ही मसला है जितना बाकी किसी भी साइंस सब्जेक्ट के ताल्लुक रखने वाले इंसान को होता है? वो बिना किसी खपकी के फाइल्स खोलकर कहती पूछ रही थी। थोड़ा बहुत। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं है शायद, इसीलिए। उसने सर हिलाया और फिर गहरा सांस लेकर फाइल्स की जानिब मुतवज्जा हुई। अब वो दोनों सर झुकाए इन्हमाक से काम करने में मसरूफ थे। 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी महज 10 फाइल्स ही हो सकी थी। 25 अभी भी रहती थी। उन फाइल्स को देखकर लगता था कि वो किसी भी तौर कल तक होने वाला काम नहीं था। जोला थककर अब फाइल्स बेदिली से परे किए सर हामिद को दिल ही दिल में कोसती बेंच पर सर टिकाए बैठ गई थी। जरवली बिना थके काम में मसरूफ था। उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं उभरी थी। जोला ने सर उठाकर उसे देखा, फिर सीधी हुई। बस लाला, छोड़े इसको। उसने साथ ही उसके सामने खुली फाइल्स बुरी होते दिल और खराब होते मूड के साथ बंद की थी। क्या हुआ? बस मैं थक गई हूँ, घर जाना है मुझे। उसने कहते ही साथ अपना सामान भी समेटना शुरू कर दिया था। वो जरवली को डिस्टर्ब नजर आ रही थी। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन? भाड़ में जाए, सर हामिद भी और उनकी प्रेजेंटेशन भी। नहीं चाहिए मुझे मार्क्स। वो धुंधलाई हुई लग रही थी। वो हैरत से उसका चेहरा तक रहा था। फिर गाय पर बंधी घड़ी की जानिब देखा। 3:30 बज रहे थे। दोपहर गहरी होकर पिघल रही थी। जोला अब फाइल बमुश्किल हाथ में लिए उठ खड़ी हुई थी। कुछ फाइल्स उसने अपने बैग में बंधी कर ठूस ली थी। थैंक यू सो मच लाला, आपने बहुत मदद की, लेकिन शायद मेरे नसीब में ही नहीं है ये मार्क्स। छोड़ें, अल्लाह मालिक है। साथ ही उसे हाथ हिलाकर लाइब्रेरी के दाखिली दरवाजे की जानी पड़ गई। जरवली को वो पूरी दुनिया से खफा लग रही थी। गहरा सांस लेकर वो भी उठ खड़ा हुआ। फिर कदम बाहर की जानी बढ़ाए। रुख बाहर की बजाय अगली राहदारी की जानिब था, वही जहाँ सर हामिद आफंदी का ऑफिस था। ऑफिस तक जाते हुए उसका फोन भी बजने लगा था। उसने स्क्रीन सामने की, फिर फोन उठाकर कान से लगाया। बोलो अकरमा, काम से आया हुआ हूँ, एक ज़रूरी, मिलकर बात करते हैं। फ़ोन वाला हाथ अगले ही पल नीचे किया और फिर प्रोफेसर के ऑफिस के दरवाजे पर ठहरी हुई दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिलने पर उसने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा और फिर अगले ही लम्हात में वो इंतहाई सुकून से उनके मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठ रहा था। वो एक तरह का कॉन्फ्रेंस रूम था। दरमियान में एक बड़ी सी गोल मेज लगी थी, बिल्कुल वैसी जैसी राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस में लगी होती है। उस गोल मेज के अतराफ में कुर्सियों पर चंद अफराद बराजमान थे। वो 5 अफराद थे। सूटेड बूटेड, कीमती मर्दाना परफ्यूम्स के खुशबुओं से महकते, अधेड़ उम्र लेकिन अपने उम्र के तनासुब से बेहद फिट। वो वाइट कॉलर्स थे, मुल्क के नामवर लोग, इज्जत व करम वाले लोग, लेकिन अंदर कहीं अपने बदसूरत अमाल की तवाफुनज़दा बदबू से सड़ते हुए। उनकी सरांड हर उस शख्स तक पहुंचती थी जो नेक नियत और अच्छे अमाल से बहरामंद था। हर वो इंसान जो उनके सियासी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता था, उन्हें ये सरण बिल्कुल उन परफ्यूम्स की मानिंद महसूस होती थी जिससे वो सब अभी महक रहे थे। इस कमरे में स्याही थी, गहरी स्याही। खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे थे। उन गिरे पर्दों के बारीक दर्ज से अंदर गिरती रोशनी की झुर्री ने उस कॉन्फ्रेंस रूम में रोशनी का हल्का सा रास्ता वाज़े कर रखा था। वो सब झूलती कुर्सियों पर पीछे होकर बैठे थे। उनके चेहरे अंधेरे में थे, महज उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। वो सर्द महज से धीमे लहजे में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। मालिक को मारते समय कम से कम तुम्हें उससे वो ब्लूप्रिंट्स लेकर सिक्योर करने चाहिए थे। हमारा कारोबार और इज्जत उन ब्लूप्रिंट्स के साथ वाबस्ता है। वो किसी गलत इंसान के हाथ लगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उसकी आवाज़ में नागवारी सी उकताहट थी। मुकाबिल कुर्सी पर झूलते शख्स ने अपनी पुश्त कुछ और कुर्सी से टिकाई थी। हंसा भी
उसके बेवक्त की हंसी वहाँ बराजमान किसी फर्द को समझ नहीं आई थी। वो ब्लू प्रिंट्स मालिक के मरने के साथ ही उसके कब्र में दफन हो चुके हैं। हमने उसका पूरा सिस्टम तोड़ फोड़ करने से कबल ही डिबग किया था। हमें ब्लूप्रिंट्स का निशान तक नहीं मिला। वो शायद एक ऐसा प्लान था जो मालिक के जहन में ही वजूद रखता था। इस प्लान की कोई कागजी हकीकत मौजूद नहीं है। अब कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो वैल्यू था तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे उन ब्लूप्रिंट्स की भनक तक लगने नहीं दी थी मालिक ने। जब एक तफ्तीशी मुलाकात के वक्त मेरा उससे सामना हुआ तो उसे उन ब्लूप्रिंट्स के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। शायद मालिक अपने राइट हैंड पर भी इस मामले में भरोसा नहीं करता था। उसने बेरहम सरसारी से कहकर अंधेरे में ही कंधे उचकाए थे। वह बराजमान अफराद को उसकी बात पर जैसे कुछ खास तसल्ली नहीं हुई थी। ये मामला उन्हें इतना सीधा नहीं लगता था। तुम्हें क्या लगता है वो इतना बेवकूफ़ है, इतना अहमक है कि तुम्हारे सामने उन ब्लूप्रिंट्स का एतराफ़ करेगा? दूसरी जानिब कहे अंधेरे से नापसंदीद किसी टोका गया था। उसकी हंसी पल भर में गायब हुई थी। फिर उसी सिम से किसी की कुर्सी पर सीधा होकर बैठने की आवाज़ उभरी। उन ब्लूप्रिंट्स में हमारे तमाम गुनाहों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। वो सबूत मालिक ने कई सालों की मेहनत के बाद हासिल किए थे। फिर लंदन कॉन्फ्रेंस से पहले वो हमें उन्हीं ब्लूप्रिंट्स के जरिए धमकाकर अपना लीगलाइज सिस्टम चलाना चाहता था। हमने भी हामी भरकर उसे मौके पर दगा दी। उसे क्या लगता था हम धमकियों में आने वाले लूजर्स हैं? उसने कहकर तलखी और रौनक से सझटका। मुझे मालिक से तब भी खतरा नहीं था। मुझे मालिक के उन ब्लूप्रिंट से आज भी खतरा नहीं है। मुझे बस एक इंसान का धड़का लगा हुआ है। खदशा उसकी जुबान पर आ गया था। वहाँ मौजूद हर शख्स को मालूम था कि वो एक इंसान आखिर कौन था, और वो एक इंसान इस समय फ्लैट में एक जानिब लगी पुल अब्बार पर पुलअप्स कर रहा था। उसने एक सियाह ट्राउजर पहन रखा था और बाकी का जिस्म किसी भी किस्म के लिबास से मुबरा था। जमे दांत और सपाट चेहरे के साथ वो बिना किसी दिक्कत के पुलअप्स कर रहा था। हर दफ़ा ऊपर उठने पर उसके हाथों की नसें फूल जाया करती थी। कसरती जिस्म पर पसीने की बूंदें जा बसा फिसल रही थी। अगर उसे इन ब्लूप्रिंट्स का इल्म हुआ और उसने हमारे खिलाफ एक खामोश लाहिला अमल तैयार कर हम पर हमला किया, जैसे उसकी आदत है ओरिजिनेटर पर हमला करने की, तो हमें इसके दफ़ा मुकाबले और सामना कैसे करना है, मैं बस वो सोच रहा हूँ। वो उन्हीं बेतासुर आंखों से अब तक कसरत कर रहा था। सांसों की हल्की हल्की आवाज़ आती थी। कई साल की जिस्मानी मुशक्क़त के बाद उसका सांस वर्कआउट करते हुए बेहंगम नहीं हुआ करता था। मालिक उस पर भरोसा करता था। वो उस पर अंधा भरोसा करता था, लेकिन उसने फिर भी उसे ब्लूप्रिंट्स नहीं दिए। सवाल ये है कि अगर वो ब्लूप्रिंट्स उसके पास भी नहीं है तो वो किसके पास हैं? और वो जिसके पास हैं वो अब तक इतना खामोश कैसे बैठा है? क्या हमारे खिलाफ अंडरवर्ल्ड में कोई ऐसी साजिश हो रही है जिसका हमें अदराक भी नहीं है? वो अब तक कह रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम की घुटन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक शख्स ने बेइख्तियारी टाई की गिरह ढीली की थी। सिया ट्राउजर वाला ज़मीन पर पुशअप्स कर रहा था, बिना रुके, बगैर किसी दिक्कत के। उसके दाएं हाथ की कलाई में एक जंजीर नुमा ब्रेसलेट था, चांदी का सादा सा ब्रेसलेट। बात कुछ और है, और बात जो भी है वो यकीनन हमारे लिए खुश आइंद नहीं है। इतनी मुहिब खामोशी हमारे गले का तोप ना साबित हो जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मालिक का सारा डेटा तबाह कर दिया था? उसने सर मेरे से बोलते बोलते एकदम रुक कर पूछा था। पूरी तरह से एक चीतरा तक नहीं बचा था किसी चीज़ का। खुद मालिक भी नहीं, न उसकी बेटी, पूरा खानदान और पूरी एम्पायर तबाह की थी हम लोगों ने। नखवत से कहा, आवाज़ में तकब्बुर हिलकोरे ले रहा था। मुकाबिल पर आसमान एक वाइट कॉलर ने हुनकारा भरा था। फिर अंधेरे में मौजूद चेहरे पर तने सर नकुश लिए पूछा, हम वेलुथा को यूं खुला नहीं छोड़ सकते। उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। जर्मन क्राइम लॉर्ड्स और उनके बेरहम सर्कल्स उसे ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी हैं। वैसे भी 3 महीने के अरसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा, जल्दी ही मार दिया जाएगा। हमें उसे मारने के लिए इक़दाम करने की कोई हाजत नहीं। वो अकेला है। पहले वो मालिक के एम्पायर के साथ था, जब भी इतना निडर था। ये लोग भेड़िए हैं, वॉल्स। ये अपने जूते के बिना कुछ भी नहीं हैं। ये अपने गठजोड़ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। हम जैसे शेरों पर अकेले हमला करने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते। वो फिलहाल वही मुतकब्बिर लहजा, सर्द मेहर, बेरहम, सब एक साथ हंस दिए थे। बस एक था उनमें से जो नहीं हंस सका था। उसकी
दूर अंदेशी उसे ऐसे हंसने से बाज रख रही थी। उसका क्लेम खत्म हो चुका है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अपने आबाई क्लेम की जानिब हिफाजत के लिए नहीं पलटेगा। इस बात पर जैसे हर जानिब लम्हे भर को खामोशी छा गई थी। कसाफत में इजाफा हो चुका था। तो फिर जैसे हमने उसके कारोबार का क्लेम को तबाह किया है, इसी तरह हम उसके आबाई क्लेम को भी तबाह करेंगे। जवाब आसान था। सबने इत्तेफाक करके गर्दन यकबारगी हिलाई थी। कॉन्फ्रेंस रूम की कॉन्फ्रेंस बर्खास्त हो चुकी थी। सब एक एक करके उठने लगे थे। पीछे वो अपने फ्लैट में फर्श पर अब सीधा लेटा छत को तक रहा था। उसका सांस फूला हुआ था। फिर वो उठ खड़ा हुआ, लाउंज से किचन में चला आया था। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर लबों पर लगाई, काउंटर पर रखा फोन उठाया और फिर सोफे की पुश्त पर फैले तौलिए से खुद को खुश करने लगा। उसी के साथ वह कमरे में चला आया था। खिड़की के सामने मौजूद दरवाजा खुला हुआ था। वो उनसे उतरकर नीचे चला आया। यामीन चंद कंप्यूटर्स स्क्रीन के सामने जदीद हेडफोन्स लगाए बैठा था। उसे देखा, चौंका। वो शर्टलेस था और अब इसी की जानिब आता कुर्सी पर हाथ रखकर झुकता स्क्रीन देखने लगा। स्क्रीन पर पेचीदा से नक्शे फैले हुए थे। उन पर सब्ज और सुर्ख लकीरें मौजूद थी। चंद एक मकामात पर सुर्ख जलते बुझते सायरन्स भी दिखाई दे रहे थे। वो सीधा हुआ, फिर कुर्सी की पुश्त पर रखी सफ़ेद बटन शर्ट उठाकर पहनने लगा। यामीन ने हेडफोन कानों से निकाले। वो अरब के बुलाने पर सुबह ही सुबह चला आया था और तब से उन स्क्रीन्स के सामने बैठा किसी काम में मसरूफ था। आप तो ये स्ट्रीमिंग स्टेशंस ट्रैक करवाना चाहते हैं? इन्हीं स्ट्रीमिंग स्टेशंस के मालिकान शहरी की मौत के जिम्मेदार हैं, बिना किसी तासुर के कहा। यामीन एक पल के लिए जम गया था, फिर थूक निकलकर उसे देखा। वो अब ऊपर के दो बटन खोले आहिस्ते मोड़ता उसके साथ रखी कुर्सी पर बैठ रहा था। मुझे उनकी असल लोकेशन ट्रैक करके दो, मैं उनसे बात करने जाऊंगा। बात करने? यामीन महसूस हुआ था। वो जानता था कि अरब की बात कैसे हुआ करती थी। उनका सिस्टम पेचीदा है, वो आसानी से लोकेट नहीं किया कर जा सकता। ट्रैक करने वालों के लिए भी जाल बिछाए रखते हैं। एक ही वक्त में उनकी लोकेशन 3-4 जगह पर बेक वक्त शो हो रही होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्टेशन के असल हेड आउट की लोकेशन मुझे IP एड्रेस के जरिए ट्रैक करके दो। उसने उसे हिदायत दी थी। यामीन ने सर हिलाया, फिर हेडफोन्स दोबारा कानों पर चढ़ा लिए। वो अब कीबोर्ड तेजी से उंगलियां चलाता संजीदगी से काम कर रहा था। यकायक उसका फोन बजा तो उसने स्क्रीन निगाहों के सामने की। नंबर देखकर गहरा सांस लिया, फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। दूसरी जानिब किसी की जानी पहचानी सी खुशगवार आवाज उभरी थी। वो उठ खड़ा हुआ, फिर जीने के पार करके ऊपर आया। कमरे का दरवाजा बंद करता दाखिली दरवाजे की जानिब चला आया था। जाली दरवाजे के पार कोई खड़ा था। उसने अगले ही पल दरवाजा खोल दिया। सामने मौजूद आलमगीर लम्हे भर के लिए मुस्कुराया था। सलाम अरब खाविल। आलमगीर उसके लिए उन चंद लोगों में से एक था जिसने उसे हमेशा बुरे वक्त में पनाह दी थी। वो उसका अच्छा दोस्त था, ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल वक्त में उसके काम आ सकता था, ऐसा दोस्त जिससे अरब भरोसा कर सकता था। आलमगीर अब लाउंज में सोफे पर विराजमान था और चेहरा उठाए उसे देख रहा था। वो किचन में खड़ा उसके लिए कांच के गिलास में जूस डाल रहा था। फिर आगे बढ़कर जूस उसके सामने सेंट्रल टेबल पर रख दिया। आलमगीर ने जूस के उस गिलास को देखकर आंखें उस पर उठाई थी। वो भी अब उसके सामने सोफे पर बैठ रहा था। कैसे हो लड़के? वापस आकर एक फोन कॉल तक करना गवारा ना किया। ठीक हूँ, छुट्टियां मना कर नहीं आया था कि इत्तला देता। आलमगीर ने समझ का सर हिलाया, फिर सेंट्रल टेबल पर आगे बढ़कर एक दावतनामा रखा। अरब ने एक नजर उस दावतनामे को देखा था, फिर उसे शादी कर रहे हो, मुबारक हो, किसी भी गर्मजोशी के बगैर कहा। आलमगीर ने जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाया था, फिर पीछे जरा आरामदेह होकर बैठा। उसके प्लेट पर एक निगाह दौड़ाई। निगाह एक बार फिर उस पर टिक गई थी। शादी में तुम्हारा आना जरूरी है। क्यों, मुझसे कर रहे हो क्या? और उसके सीधे से सवाल पर आलमगीर का एक फलक शगाफिया का गुंजा था। इतने बुरे दिन नहीं आए वैसे मुझ पर अभी। खैर, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैंने अपनी शादी की तारीख बहुत बार तुम्हारी वजह से आगे की है। उसके आबरू नासमझी से सुकड़े थे, आंखों में सवाल सा उभरा। आलमगीर ने जूस का गिलास खाली करके टेबल पर रखा था। हाँ, मुझे जैसे ही पता चलता था कि तुम्हारी समात मुतवक्का है और उस समात के बाद अगला ट्रायल आखिरी हो सकता है, तो मैं शादी की डेट उन्हीं आयाम में रख देता था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी शादी 2 साल की ताखीर से हो रही है। उसके नकुश खोला जैसे मासूम थे, खिलती सी गंदुमी रंगत पर बड़ी बड़ी आंखें,
सरापे में ऐसी तब्दीली उसकी वालिदा की वजह से वाक़ हुई थी। वो पंजाबी थी, यही वजह थी कि वो आम पठान मर्दों से ज़रा मुख्तलिफ था। अलबत्ता कद काट में बिल्कुल उनकी मानिंद दराज था। ऐसी नवाजिश की वजह पूछ सकता हूँ मैं आपसे? उसने ज़रा मुतासिर होकर इस्तफसार किया था। आलमगीर मुस्कुराया। जान बचाने वाले का खुशियों में शरीक होना लाजिम होता है बेवकूफ़। उसने एक पुराने वाक्य की जानिब लतीफ़ सा इशारा किया था तो अरब ने गहरा सांस लेकर आंखें घुमाई थी। एक दफ़ा ज़मीनी दुश्मनी में उसने अपनी जान पर खेलकर आलमगीर की जान बचाई थी और इस बीच बचाव में वो बहुत हद तक जख्मी हुआ था। तब से ही आलमगीर ने उसे अपनी तमाम वफा दान कर दी थी। वो उसके लिए कट सकता था और काट भी सकता था। तुम शादी में आ रहे हो और ये मेरा आखिरी फैसला है। आना मुझे है और फैसला तुम्हारा है, उसने ज़रा जताकर कहा तो वो फिर से हंस दिया, लेकिन साथ ही हाथ उठाया गोया हल्फ ले रहा हो। अरब पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुराया था। मैंने माँ को भी बताया, बाबा जिंदा नहीं है, नहीं तो उन्हें भी बताता कि मेरा दोस्त आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है ये बताया? उसने ठहर कर ज़रा सच्चाई सा कहा था, लेकिन आलमगीर मजाल है जो असर ले लेता, वो बताने की जरूरत नहीं है ना, उसने नाक से मक्खी उड़ाकर कहा था। अरब ने उसकी बेपरवाही से मुतासिर होकर सर हिलाया था। वो बताने पर शायद तुम्हें भी दोस्त के साथ घर से निकालना पड़ता। जी बिल्कुल, इसलिए इस फजूल मालूमात का प्रचार करना सरासर हमाकत है। तुम मेरे घर आ रहे हो और तमाम फंक्शंस में शिरकत कर रहे हो, उसने धोस भरे अंदाज में कहा था और उसके चेहरे पर ऐसा अटल तासुर था कि कोई भी उसे अपने बयानिए से पीछे नहीं हटा सकता था। जेल से निकलकर अगले ही महीने में शादी में अचानक शिरकत करना कुछ अचंभे की बात नहीं है। अच्छा है ना, तुम्हारे दुश्मन थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो इससे किसी ज़ारहाना से रद्द अमल की तवक्को की थी, लेकिन ये तो इंतहाई बेज़रर सा इंसान निकला। जेल से छुटते ही दोस्त की शादी में शिरकत कर रहा है। शर दहनते हुए मज़े लेकर कहा तो अरब हल्का सा हंस दिया, फिर आगे बढ़कर दावतनामा उठाया। सियाह और सुनहरी सा कार्ड बहुत खूबसूरत था। अगले महीने है, 10 दिन बाद। ठीक है, आ जाऊंगा, आराम से कहा। आलमगीर उठ खड़ा हुआ था और साथ अब झुककर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। कुछ पल बाद उल्टी सीधी हाँक कर वो जा चुका था। अरब ने कार्ड उठाकर किचन काउंटर पर रख दिया और वापस कमरे में चला आया। उसका रुख जीने की जानिब था, लेकिन नीचे आकर उस पर घड़ों पानी पड़ गया था। यामीन अभी तक कुछ भी करामत नहीं ढूंढ पाया था। वो वहीं कुर्सी पर बैठकर सब्र के साथ कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगा। उसकी आंखों की संजीदगी एक बार फिर से पलट कर आई थी। पूरी रात फाइल्स पर काम करने के बावजूद भी उसका काम मुकम्मल ना हो सका था। चंद फाइल्स अभी भी रहती थी, लेकिन रात को उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, इसलिए फाइल्स को जमीन पर बिखेर छोड़कर बेड पर सोने लेट गई थी। रात देर से सोने के बाद वो सुबह फिर से लेट हो चुकी थी और अब वो भागम भाग तैयार हो रही थी। आज प्रेजेंटेशन का आखिरी दिन था। एक आस एक उम्मीद के तहत वो बस यूं नहीं जाना चाहती थी। रजी भाग भाग कर उसके खुद से दुपट्टे, बैग और पानी की बोतल ला रही थी। वो हमेशा की तरह नक्सक से तैयार होकर बालों को हाफ बांध रही थी। आजकल उन्हें खुला रखने की बजाय वो उन्हें ऐसे ही हाफ बांधने लगी थी। मैरून रंग का स्टाइलिश सा फर्शी सलवार वाला लिबास पहने उसने एक आखिरी तनकीदी निगाह आईने पर डाली। परफेक्ट दुपट्टा गले में डालकर फाइल्स बैग में ठूसती और कुछ हाथ में उठा ली। उसके साथ वो आनंद फानंद जीने उतर रही थी। ममानी को जोर से आवाज़ें देकर अल्लाह हाफिज कहा और फिर दाखिली दरवाजे से बाहर की जानी बढ़ी। सरताज ने उसे पीछे से आवाज़ भी दी थी कि नाश्ता करती जाए, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। या अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? मजाल है जो अपनी सेहत का जरा ख्याल हो। इंस्टेंट नूडल्स, सुशीज और दुनिया जहाँ की पता नहीं क्या क्या फजूल चीज़ें खाती है, लेकिन ठीक से खाना नहीं खाती। वो रज़ी को देखती हुई फिक्रमंदी से कह रही थी, और रज़िया अगरचे जोला के साथ ये सब खाने में बराबर की शरीक हुआ करती थी, फिर भी उसने बड़े ही ताज्जुब से सर हिलाया था। वो यूनी पहुंच गई थी और कहीं भी देखे बगैर सर हामिद के ऑफिस की जानी बढ़ी थी। वो ऑफिस पहुंची तो प्यून ने इत्तला दी कि वो तो उनकी क्लास में मौजूद हैं। उसने सर पर हाथ मारकर तमाम फाइल्स उनके टेबल पर धरी और तेजी से पलटी। अभी क्लास में कदम रखा ही था कि लम्हे भर को ठिठक गई। क्लासरूम के ऊंची जाती नशिस्तों पर तमाम तलबा बराजमान थे और उन्हीं नशिस्तों पर सबसे आखिर में कोई बैठा था जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंकी थी। सर हामिद ने उसे सर के खम से अंदर आने की इजाज़त दी तो वो जज्बजुब से चली आई थी। वो डाइस पर झुके कुछ
अनाउंस कर रहे थे। शायद अगले तलबा के नाम जो अब स्टेज पर जाने वाले थे। वो आखिरी नशिस्त की जानी बढ़ आई थी। आखिरी पूरी खाली नशिस्त पर वो अकेला बैठा था, कोहनियाँ आगे बेंच पर रखे, मुतवज्जा सा। लाला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसका चेहरा सफ़ेद था। जरवली उसकी जानिब घुमा, सफ़ेद शलवार कमीज पर आज उसने पूरे शॉल गले में बल देकर ले रखा था। चेहरा हमेशा की तरह वजीहा था। सर हामिद का शुक्रिया अदा करने आया था। वो अब उठ रहा था। किस बात का शुक्रिया? उसने सर उठाकर पूछा। आंखों में बेयकीनी हिलकोरे ले रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। आपकी प्रेजेंटेशन लेने का। वो अब दरमियानी जीनों पर खड़ा था। वो उसे चेहरा फेर कर देख रही थी। लब हल्के से बात है, लेकिन उन्होंने तो मेरी प्रेजेंटेशन नहीं ली, उसने मकाने के अंदाज में कहा तो वह हल्का सा मुस्कुराया। अब ले लेंगे, बेस्ट ऑफ लक। क्या पुरकशिश अंदाज था। वो दम बखुद रह गई थी। वो अब कदम कदम सीने उतर रहा था और फिर तमाम तलबा उसके शानदार से सरापे को तकने पर मजबूर थे। उसके जाते ही एक नामहसूस सी सांस थी जो सर हामिद आफंदी ने खारिज की थी। फिर पेशानी पर रुमाल से आया पसीना साफ किया। तमाम तलबा अब ज़मानी नज़रों से पलट पलट कर जोला को देख रहे थे, लेकिन वो उनकी नज़रों को खातिर में लाए बगैर बस उस दरवाजे की जानिब देख रही थी जहाँ से निकलकर वो अभी अभी गया था। कुछ देर बाद प्रेजेंटेशन के लिए उसका नाम कॉल किया जाने लगा तो वो हड़बड़ा कर उठी और फिर उजलत में डिवाइस भी अपना असाइनमेंट और नोट्स लिए नीचे की जानिब बढ़ी। अब के उसके वजूद में तमानियत सी थी और वो एतमाद के साथ अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कर रही थी। बाहर जरवली अब गाड़ी में बैठा स्टीयरिंग गोल गोल घुमाकर बाहर की जानिब जा रहा था। उसका काम हो चुका था। वो जरवली की हरकत पर शल थी, शुशद्दर भी, लेकिन उसके पास उससे रब्ता करके शुक्रिया अदा करने का कोई जरिया नहीं था। खोला यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के बाद एक हफ्ते का समर ब्रेक शुरू हो गया था। उसने खोला को फ़ोन करके कॉन्सर्ट के मुतालिक बताया तो उसने माजरत कर ली क्योंकि उसके घर मेहमान आना शुरू हो गए थे। वो उसकी मजबूरी को समझती थी। फ़ोन पर उसने यूनिक में हुए वाक़ये की तफसील हज़फ कर दी थी। वो उससे मिलकर उसके तासुरात देखते हुए इससे ये सब बताना चाहती थी। सारे शाम ही उसने रायमा को माजरत की कॉल भी की थी। सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकती, खोला नहीं आ रही है ना। लेकिन फिर अगली बात सुनकर सीधी हो बैठी। वो दोनों नीचे बराजमान उसका इंतजार कर रही थी। वो कमरे से निकलकर बाहर आई और रेलिंग से नीचे झांक कर देखा। वो मेहमान के साथ बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी। उसने गहरा सांस लिया। अब तो जाए बना कोई रास्ता ही नहीं था। उसने बेदिली से ही सही लेकिन अपने पसंदीदा हल्के जामनी रंग की शर्ट पर लूज जींस पहन ली थी। गले में इसी रंग का मफलर लपेटा और बालों को यूं ही खुला छोड़कर सफ़ेद स्नीकर्स पहने बाहर चली आई। फिर वो तीनों ड्राइवर के साथ पहले अपने पसंदीदा कैफे गई। फिर मगरिब ज़रा गहरी नीली हुई तो वो कॉन्सर्ट के मुकाम पर चली आई थी। कॉन्सर्ट यूनी के जानिब से ज़रूर था, लेकिन वो यूनी के बजाय उसकी जगह कोई और थी। जोला ने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी, अगरचे उसका दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उन दोनों का जोश देखकर वो भी गाड़ी से उतर आई थी। बड़े से हॉल में दूर स्टेज बना हुआ था। म्यूजिक सिस्टम का बेहतरीन इंतजाम था। रंग बिरंगी बत्तियां, लोगों की बहुतात, लड़के लड़कियों की मखलूक। महज उसका जाने क्यों दम घुटने लगा था। कॉन्सर्ट शुरू होने में चंद सेकंड्स थे। सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर अब चंद हिंसे नमूदार हो रहे थे। 1 2 3। लड़के लड़कियां उन हिंसों के साथ खुद भी चीख चीख कर गिनती कर रहे थे। उसने धड़कते दिल के साथ आसपास देखा। उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ लड़के लड़कियां उसे ड्रग्स के जेरे असर अजीब सी हरकतें करते हुए नजर आ रहे थे। उसने इस रेले में रायमा और रुखसार को तलाश किया, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। सोने पर सुहागा तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। अब महज चंद सुर्ख बत्तियां स्टेज पर रोशन थी और कोई सिंगर माइक हाथ में लिए गाना गा रहा था। लड़के लड़कियां नाच नाच कर पागल होने लगे थे। वो अब बुलंद आवाज से रुखसार और रायमा को पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। यकायक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके ऐन पीछे आ खड़ा हुआ है। जो ही उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए तो वो एक झटके से मुड़ी और फिर धक से रह गई। उन सुर्ख बत्तियों में उसे फहद का चेहरा बखूबी नजर आ गया था। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। दूसरी जानिब यामीन ने अब तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता स्क्रीन के सामने बैठा कुछ ट्रैक करने की तगदो में लगता था। फिर वो पीछे हुआ, बुलंद सा सांस खारिज की तो पीछे एस्तादा किसी फाइल में गुम अरब का
वो अब फातिहाना सा मुड़कर उसे देख रहा था। हेडफोन्स भी नीचे कर दिए थे, 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान भी बना लिया था। मिल गई असल जियोग्राफिकल लोकेशन। पूरे एक दिन और रात की मेहनत के बाद आखिरकार समर मिल ही गया था। अरब उठकर तेजी से आगे आया था। वहाँ स्क्रीन पर सुर्ख सा जलता बुझता निशान नजर आ रहा था। वैसे ये है क्या? इधर जाकर क्या करेंगे आप? वो अब सीधे होते अरब से पूछ रहा था। वो कुर्सी पर पड़ी सियाह जैकेट पहन रहा था। टेबल पर रखा मास्क उठाया, सियाह कैप भी उठाई। ये पोर्न स्ट्रीमिंग स्टेशन है। और ये सुनते ही यामीन की फातिहाना सी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हो गई थी। व्हाट? हाँ, ये ऑनलाइन पोर्न स्ट्रीमिंग स्टेशन है। ये एक बहुत ही खुफिया गिरोह का गढ़ है, जिधर बहुत सी नौजवान लड़कियां लाइव पोर्न परफॉर्म करती हैं। इसी से ये स्टेशंस पैसा जनरेट करते हैं। पोर्न इंडस्ट्री का सबसे गंदा हथियार है ये नेजी स्टेशन। वो इसी रवानी से कहता पिस्तौल उलझ रहा था। वो हमनक बना मुंह खोले उसे देख रहा था। फिर एकदम ही उठ खड़ा हुआ। लेकिन लेकिन आप वहाँ जा क्यों रहे हैं? उसका सवाल सुनकर आगे बढ़ता अरब लम्हे भर को ठहरा था। आंखों में अजीब सा जख्म उभरा था। मुट्ठी भिज गई थी, जबड़ों में सख्ती वाज़ेह तौर पर उतर आई थी। उसका हेड शहरी की मौत में बराह रास्त हिस्सेदार था। आज उसका इस रवैये जमीन पर आखिरी दिन होगा। उसके साथ वो बर्फ रफ्तारी से जीने फैलांगता ऊपर की जानिब बढ़ गया था। फिर बाहर आकर गाड़ी में बैठा और बिना किसी दिक्कत के स्क्रीन पर लगी लोकेशन को फॉलो करता आगे बढ़ने लगा था। उसके मोबाइल स्क्रीन पीछे लगे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट थी। अगले ही लम्हात में फहद ने उसे जमीन गफे से घसीटना शुरू कर दिया था। वो चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन उसकी पुकार किसी इंसान तक नहीं पहुंच रही थी। उसे लम्हे के अगले हिस्से में समझ आ गया था कि वो राइमा और रुखसार के जरिए इस जाल में फंसाई गई थी। वो अब उसे पूरी कुव्वत से घसीटता हुआ, गालियां देता अपने साथ लिए हॉल के इख्तितामी रास्ते तक ले आया था। वहाँ एक बदनुमा सा दरवाज़ा बना था। उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड को अपना कार्ड दिखाया तो उसे जंजीर खोलकर अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। रोला बाकायदा बुलंद आवाज़ से रोती हुई उससे अपनी कोहनी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी कोहनी किसी वहशी की मानिंद बेदर्दी से पकड़ते हुए उसे मगाजात बकता हुआ अपने साथ लिए आगे ही आगे बढ़ रहा था। वो नीचे उतर आए थे। वो एक कुशादा सा हॉल था। ऊपर कॉन्सर्ट हो रहा था और नीचे एक अजीब ही जहन्नम का गड्ढा खुदा हुआ था। जोला का दिमाग लम्हे भर के लिए सन्नाटे में आ गया था। हर जानिब कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी थी। वहाँ छोटे छोटे चैम्बर थे जहाँ सामने प्लास्टिक की थैली नुमा पर्दे लटकाए गए थे। लड़कियाँ नीम बरहाना सामने मौजूद कमेंट्स को देखती स्ट्रीमिंग कर रही थी। दूर काउंटर और टेबल्स के साथ लगी कुर्सियों में बैठे मर्द जुए और शराब नोशी में गर्क दिखाई दे रहे थे। जोला को लगा उसके पैरों तले जमीन सिरक गई हो। उसने खौफजदा सी निगाहों से फहद को देखा। फहद ने उसकी कोहनी कुछ और सख्ती से पकड़ और उसे खींचकर एक चैम्बर की जानिब ले आया था। फिर किसी को आवाज़ दी। वो सहम गई थी। उसने बहुत जोर लगाकर फहद का हाथ अपने बाजू से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे हर कोशिश बेकार थी। आंसू एक बार फिर तेजी से लड़खड़ने लगे थे। वो अब बुलंद आवाज़ से रोती हुई उससे भीख मांगने लगी थी, लेकिन फहद उसे यकसा नजरअंदाज करता किसी को आवाज़ दे रहा था। शम्स, शम्स। एक पिस्ता कद मकरवा चेहरा का मालिक शख्स चला आया था। उसकी ज़बान कटी हुई थी और होठों समेत बहुत से गोश्त में छेद हुए थे। गले में चेन्स और हाथों में रंग बिरंगे बैंड्स पहने गंदे दांत लिए अब हंसता हुआ जोला को तक रहा था। उसके पूरे वजूद में लर्जिश उतर आई थी। वो सर नफी में हिलाती मुसलसल रोती हुई उनसे इल्तिजा कर रही थी। वो उस लम्हे को कोस रही थी जब उसने यहाँ आने का फैसला किया था। ये है लड़की, इसे स्ट्रीमिंग पर बिठाओ, कपड़े उतारवाओ इसके। फहद ने उसे सोफे की जानिब धक्का देते हुए कहा था। वो बाकायदा लरजते हुए रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। शम्स जोर से हंसतिया। कुछ और मर्द भी जाने कहाँ से निकल कर आ रहे थे। फहद अब कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। फिर उसकी जानिब देखा। सफाकी से हंसते हुए उसकी वहशतज़दा खूबसूरत आंखें देखी। उसे ऐसे देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा था। साथ ही रुखसार पर भी हाथ फेरा जहाँ वह उसे चांटा मार कर गई थी। मुझे थप्पड़ मारोगी तुम? हाँ, मेरे दोस्त को मेरे खिलाफ करोगी तुम? हकारत से ठहरकर उसकी जानिब देखा, फिर उठकर उसे बालों से जकड़ा। वो आंखों में ढेरों पानी लिए उसे
हिचकियों के साथ इंतजार कर रही थी। कुछ उसके अंदर तेजी से डूबता जा रहा था। वो भागी हुई माँ की बेटी थी। वो मजीद जिल्लत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मामू तो उसे जिंदा दरगोर कर देंगे। उसके आगे सारी दुनिया लम्हे भर को घूम कर रह गई थी। अब तुम अपने कपड़े खुद इस स्क्रीन के सामने उतारोगी, तुम खुद, और इस स्क्रीन के पार बैठे हजारों मर्द तुम्हें देखेंगे। जोला इब्राहिम, तुम्हें वो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम्हें वो थप्पड़ मारने से कब्ल सोचना चाहिए था, जोला। उसने एक झटके से उसका सर छोड़ा तो वो दीवार से जा टकराया। सर जोर से टकराने के बाद माथे से खून की एक पतली सी लकीर बहकर उसके गर्दन से उतर आई थी। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, उसने हंसियानी अंदाज में उठकर बाहर भागते हुए कहा था। लेकिन फहद उसे लम्हे के 1000वें हिस्से में पकड़ चुका था। वो उसके साथ जबरदस्ती करता अब मफलर खींचकर गर्दन से उतार रहा था। खींचातानी में मफलर उसकी गर्दन से रगड़ा खा गया था। उसकी नाजुक गर्दन पर निशान पड़ गए थे। शम्स उसकी चीखों से बेनियाज झुककर कंप्यूटर स्क्रीन ऑपरेट कर रहा था। अगले ही पल स्क्रीन रोशन हुई, म्यूजिक की आवाज उभरी। वो हाथ में माइक लिए जैसे किसी शो का आगाज कर रहा था। वो मुस्तकिल उसे पीछे धकेलती नोचती हुई रो रही थी। नहीं, खुदा के वास्ते नहीं, खुदा के वास्ते नहीं। उसकी आवाज टूट रही थी, भीगी मिन्नत करती बिखरती आवाज। आंखों के आगे हर पैर अंधेरा छा गया था। क्या यही अंजाम होता है भागी हुई माँ की बेटियों का? ये फहद, ये इतना मजबूत कैसे हो गया है? ये आखिर उसके धकेलने पर पीछे क्यों नहीं जा रहा था? उसके कमजोर हाथों में दर्द सा होने लगा था। उसे लगा उसका दिल किसी भी बहरबंद होने वाला है। वो चीख रही थी, आहों बका कर रही थी। कोई उसकी आखिर सुन क्यों नहीं रहा था? उसी पल किसी ने जीने पर कदम रखा था। पीछे खड़ा गार्ड कराता हुआ तकलीफ से जमीन में लौट रहा था। वो एक हेवला था, बुलंद, मजबूत, जाबिर। उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता था। कदीम वक्तों में उस जैसे बहुत से इंसान हाथ लगाए जाने के काबिल नहीं थे। वो कमजात और करिया तस्वुर किए जाते थे। उनकी बका इसी में थी कि वो चुप साध कर एक जानिब किसी पैरासाइट की मानिंद अपनी जिंदगी गुजार लेते, और वो वाकई पैरासाइट बन गया था। ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट की जिंदगी पल पल खींच लेता था। वो जीने पार करके नीचे आ गया था। नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो, अल्लाह के लिए मुझे जाने दो। उसे लगा उसकी मज़ाहमत दम तोड़ रही है। ये मर्द आखिर इतने ताकतवर क्यों बनाए गए थे? ये कैसी अजीब ताकत के मालिक हुआ करते थे? उसे अपने कमज़ोर होने का, अपने नकाहतज़दा होने का एहसास उस पर शिद्दत से हुआ था। वेलुथा ने चेहरा उठाया, सब्ज आंखें सामने आई। उसे देखकर काउंटर्स पर बैठे मर्द उठ खड़े हुए थे। शराब नोशी का नशा जैसे अगले ही पल में उतरने लगा था। किसी ने उसे गिरेबान से जकड़ा। उसने उन्हीं आंखों से उसे देखा और फिर उसके हाथ के दरमियाने बंद पर अपनी कोहनी पर पूरी कुव्वत से मारी थी। वो अगले ही पल बुलंद आवाज से कराह कर पीछे की हुआ था। उसने उसके चेहरे पर लम्हे के 1000वें हिस्से में दहशतनाक पंच मारा था। वो गड़बड़ाकर पीछे जा गिरा था। एकदम ही हर जानिब सब कुछ साकित हो गया था। वो वेलुथा था, दी अनटचेबल, वही जिसे छूना मकरवा समझा जाता था, और फिर यही उसकी ताकत बन गया था। वो छुआ नहीं जा सकता था। एक दफा किसी माफिया रिंग की कैद से आजाद होकर उसने अपने जख्मों से चूर वजूद के साथ उन 20 आदमियों का मुकाबला किया था, और उन 20 आदमियों के मुकाबले के बाद भी वो बचकर बाहर निकल आया था। लोग उसे वेलुथा का नाम से जानने लगे थे। कुछ लोग अरब के नाम से भी जानते थे, कुछ उसे जॉइंट प्रिंस के कर भी पुकारा करते थे। अगले ही पल उसने आओ देखा न ताओ उन पर उबल पड़ा था। एक एक को गिरेबान से जकड़कर दीवारों में दे मारा। तेज बजते म्यूजिक की धमक यहाँ तक सुनाई देती थी। कुर्सियां शीशे की भारी, टेबल्स कांच की बोतलें, क्या कुछ नहीं था जो उसने उन पर तोड़ दिया था। उसके बाजुओं में कोई फौलादी सी कुव्वत भर गई थी। वो उनको तहस नहस कर रहा था। चैम्बर से लड़कियां उठ आई थी और अब मुंह पर हाथ रखे बाहर की हालत देख कर रही थी। टूटे कांच, खून, इंसानी कराहें, फटे गोश्त, फूली सांसों की आवाजें, उल्टे टेबल। उसने एक नजर उन लड़कियों को देखा और फिर उसे किसी की चीख सुनाई दी थी। वो ठहरा और फिर चीख की सिम तेजी से बढ़ा। जरा आगे ही एक चैम्बर बना था। पिस्ता कद शम्स दम साधे दरवाजे में मुजस्सिम कहर शख्स को देखकर सन्नाटे में आ गया था। उसने एक हाथ उठाकर दरवाजे की बुलंद चौखट पर रखा। फहद चौंक कर रुक गया। शम्स की टांगें अगले ही पल लरजी थी। माइक छोड़े वो बेसाख्ता पीछे हुआ था। उसकी निगाह कमरे में मौजूद लड़की पर
ना पढ़ सकी क्योंकि उसके सामने फहद खड़ा था। ए कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? उड़ी उड़ी रंगत और धुंगी की मानित सांस लेते फहद ने पलट कर पूछा था, लेकिन बुरा हुआ बेसाख्ता उसकी निगाह उससे पीछे बिखरी हालत में खड़ी लड़की पर पड़ी थी और वो चंद पल के लिए शशद रह गया था। आंखों का तेज लम्हे भर के लिए ठहरा, चौखट से हाथ नीचे किया। चेहरे पर इस कदर बेयकीनी थी कि शम्स भी उसके हैरान होने पर हैरान हुआ था। जोला ने उसे देखा, फिर देखती रही। दुपट्टा नदारत, गिरेबान एक जानिब से चाक, बिखरे बाल, गर्दन पर रगड़ के निशान, माथे से चोट से निकला खून। उसने तकलीफ से आंखें बंद करते हुए लम्हे भर के लिए चेहरा जब्त से ऊपर उठाया था, फिर आगे बढ़ा और खींचकर कंप्यूटर की सारी तारें निकाली थी। स्क्रीन और पीसी उठाकर अगले ही पल जमीन बोझ किए। फहद उसके ऐसे रद्द अमल पर 2 कदम पीछे हटा था। उसने माइक खींचे कर तार से आज़ाद किया और फिर फहद समेत जोला ने देखा कि उसने शम्स के सर के इन दरमियान में माइक कैसे दे मारा था। लड़कियों की चीखें बेसाख्ता उभरी थी। शम्स का सर खुल गया था और खून फल फल बह रहा था। उसने अगले ही पल माइक का अगला हिस्सा उसके रुखसार पर पूरी कुवत से दे मारा था तो वो होश खोता नीचे लड़का। फहद एकदम ही बाहर की जानिब भागने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। वो उसी फुर्ती से उछलकर उसे लात मार चुका था। लम्हे भर के लिए फहद के सामने सारी दुनिया तारीख नजर आई थी। उसने एक नज़र जोला को देखा। वो नज़र इतनी जख्मी थी कि जोला से सांस नहीं लिया गया। फिर उसने झुककर फहद को गिरबान से उठाया, जोले की जानिब देखा। ये लाया था? पूछा तो आवाज़ बेहद खुरदुरी थी। उसने लरसते वजूद के साथ सर अस्पात में हिलाया था। अगले ही पल उसने एक हौलनाक पंच उसके जबड़ों पर मारा तो फहद आलम की सारी दुनिया 360 डिग्री में घूम गई थी। लेकिन वेलुथा ने उसका गिरेबान नहीं छोड़ा था। दांत जमाए उसने अगला मुक्का पिछले वाले से ज्यादा कुवत से मारा था। गिरेबान अब भी नहीं छोड़ा। पंच एक बार फिर बहुत जालिम था। फहद के दांत टूटकर खून के साथ बाहर गिरे थे। गिरेबान अब भी उसके हाथ में था। हर पंच पर लड़कियां और जोला पूरी जान से गरज उठती थी। उसने एक आखिरी पंच उसके मसकशुदा चेहरे पर मारा और जूं ही गिरेबान गिरफ्त से आज़ाद किया, वो पूरी कद के साथ जमीन पर आ गिरा था। हर जानिब खून फैल गया था। खामोशी इतनी गहरी थी कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। उसने निगाहें फेर कर जोला को देखा। वो गजार की सी खौफजदा आंखें लिए उसे देख रही थी। फिर उसकी निगाहें वेलुथा के हाथ पर फिसली। ये हाथ कुछ दिन पहले भी जख्मी था और ये हाथ आज भी जख्मी हो गया था और उस जख्म की वजह जोला थी। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। कहीं और तो जख्म नहीं आए? नरमी से पूछा। उसने सर नफी में हिलाया, जबान जिसे हिलने से इनकारी थी। फिर उसने अपनी जैकेट उतारकर उसके शानों पर डाली, दूर गिरा उसका मफलर उठाया, उसके गले में बल देकर पहनाया। वो जोला को बहुत हर्ट लग रहा था। वेलुथा हर्ट हुआ था। उसकी आंखों में बहुत दुख ऊद आया था। ये सब्ज आंखें उसे देखने से एतराज बरत रही थी। फिर उसने बिल्कुल नरमी से उसकी कलाई थामी और उसे अपने साथ लिए वापस पलटा। वो ठहरे आंसुओं के साथ उसके साथ खींचती चली जा रही थी। जीने चलते उसके कार में बैठने तक वो दोनों खामोश थे, बेहद खामोश। वो उसे घर छोड़ने जा रहा था। गाड़ी पोश इलाके के दाखिली रास्ते पर रोकी और फिर जोला उससे नजरें चुराकर उतर आई थी। जैकेट वही निशिश पर रख दी थी। उसने निशिश पर रखी जैकेट देखी। किसी भी जानिब देखे बगैर जोला अपने कमरे में चली आई थी। फिर कितनी देर वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ी चेहरे पर पानी मारती रही। उसका दिमाग खौफ को सामने देखकर फ्रीज स्टेट में दाखिल हो गया था। रोने के बजाय वो बस खामोशी से अपना कुचला हुआ वजूद देखती रही। हर आन जैसे लरस खून के साथ रगों में उतरने लगती थी। करीबन आधे घंटे बाद लिबास तब्दील किए बगैर वो बाहर आई थी। रात खासी गहरी हो चुकी थी। खुद को सिंगार आईने में देखा, लेकिन एक पल के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी से उठती सनसनाहट पूरे वजूद में तहलील हो गई थी। कायनात की गर्दिश, हर शय एक पल के लिए ठहर गई थी। कोई उसके कमरे में मौजूद था। वो पलट न सकी, लेकिन पीछे स्टडी टेबल की कुर्सी पर घुटनों पर कोने रखे केप लिए सर को झुकाए वो बैठा था। पिस्तौल एक जानिब रखा था। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वेलुथा ने सर उठाया, उसकी पुश्त को देखा। जोला पलटे बगैर बस चेहरा झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। कमरे में नींद तारीखी थी। जारी है। तो ये हो गया हमारा 4th एपिसोड कंप्लीट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके एपिसोड हर 15 दिन पर आते हैं,
तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।